गाइस वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे योजना मैगजीन जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस मंथ की आपकी योजना मैगजीन की टॉपिक, जो कि हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में देखने वाले हैं। काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। अगर आप लोग अभी मेंस लिखने वाले हैं वो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस की, तो इसमें से जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन होता है उसके लिए आपको काफ़ी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी लेट हो चुका है अक्टूबर मंथ की इस मैगज़ीन को लाने में मुझे, बट प्लीज़ आप लोग इसे स्किप मत कीजिएगा। पूरी जितनी भी यहाँ पे मैं पार्ट्स लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी डिटेल में मैं समझाने वाली हूँ और आपको काफ़ी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। अगर स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स भी होने वाली है तो उसमें भी आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट जो रोड मैप है इंडिया इन स्पेस। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा हमारी जो है स्पेस फील्ड में हम लोग काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। इवन आप लोग देखोगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड भी हमारे इसरो का नाम जाना जाता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क, उनके हार्ड वर्क और उनकी जितनी अचीवमेंट है उसकी वजह से। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे अपनी इसरो के बारे में और स्पेस सेक्टर के बारे में, तो ये हमारे देश में टेक्नोलॉजी के फील्ड में, हमारे ही देश में नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो इंडस्ट्रियल बेस जो हमारा है उसको एक्सपेंड करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले किया है। उसके अलावा आप देखो कि अभी न्यूली ये क्रिएट किया गया है इन स्पेस। इन स्पेस इट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। अब ये जो इन स्पेस यहाँ पे बनाई गई है हमारे देश में, इससे क्या होगा कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड कहने का मतलब है कि हर किसी को एक समान यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और ये अपॉर्चुनिटी आपके प्राइवेट कंपनीज के लिए है कि वो इंडियन स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव अप्रोच एंड पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स द स्पेस फील्ड। तो ये भी आप लोग इसको समझ सकते हो, और मेनली ये लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए लाया गया है कि पब्लिक सेक्टर हो या फिर यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों एक साथ मिलकर यहाँ पे काम कर सकते हैं। साथ ही आप लोग देखो कि इससे क्या होगा, हैंड होल्ड प्रमोट किया जाएगा। साथ ही हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ है उनको यहाँ पे गाइड की जाएगी कि वो यहाँ पे इन स्पेस इट मीन्स की जो एक्टिविटीज़ है उसको यहाँ पे यूज़ करें। साथ ही पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में आप देखो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यहाँ पे लाया गया है, जिससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी स्पेस एक्टिविटीज़ है ना वो यहाँ पे रीओरिएंट हो पाएगी। स्पेस एक्टिविटीज़ में आप देखो सप्लाई ड्रिवन मॉडल है, डिमांड ड्रिवन मॉडल है। जिस तरीके का डिमांड है उस तरीके का एक्ट करते हैं और उस तरीके का सप्लाई भी किया जाता है। तो ये दोनों मॉडल को यहाँ पे बैलेंस किया जाएगा। इससे क्या होगा कि ये एक रिफॉर्म, आप लोग देखो कि ये दोनों जो चीज़ें यहाँ पे लाई गई हैं हमारे देश में, इससे हमारे इसरो में रिफॉर्म होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस स्पेस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो पाएगी। न्यू टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे निकल के आ पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन मिशंस होगा और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम होगी। सो इसलिए इतना ज़्यादा आप देखो कि हमारे देश में इस चीज़ को एक्सपेंड किया जा रहा है। अगर स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ की बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री देख लीजिए कि इसको स्टार्ट किया गया था 1960s में, और वो भी डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा, जो कि जिनको हम लोग फाउंडिंग फादर कहते हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। साथ ही अगर हम लोग बात करें कि स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ जो रिसर्च एक्टिविटीज़ है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च है, जिनको 1962 में सेटअप किया गया था, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत। इसी के साथ साथ आप देखो इसरो निकल कर आए। इसरो अगस्त 1969 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, इसी के स्थान पे आपको देखने को मिलेगा। तब से आज तक आप देखो कि इसरो जो है 1 बाय 1 जितने भी मिशन ये सेंड कर रहा है, मैक्सिमम आप लोग देखो कि हम लोग इसे सक्सेस ही कर पाते हैं, अचीव ही कर पाते हैं। बट ठीक है, चलिए इसी के रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। दिस इज़ अ क्रिप्स अबाउट इसरो। ओके, स्पेस फील्ड की बात कर रहे हैं और आप बेसिक बॉडी के बारे में ना जानो तो थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। सो ये सारी कुछ फैक्ट्स है हमारे देश के बारे में, हमारे स्पेस फील्ड के बारे में, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आर्टिकल देखने वाले हैं कि कॉम्बैटिंग कोविड-19 को कॉम्बैट करने में स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा है। बहुत अच्छी आर्टिकल, इसमें काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा। इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है कोविड-19 को लेकर। वैक्सीन के बारे में देखने वाले हैं। इंडिया फिट मोबाइल ऐप है, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे और भी एक बेटर आर्टिकल है, यस, एनर्जी सिक्योरिटी। तो एनर्जी सिक्योरिटी वाली फील्ड में देखेंगे न्यूक्लियर पावर के बारे में बातें की जा रही है। हिमालयन फ्लड विच इज़ अ वेरी कंसर्न, आप कह सकते हो फील्ड है जिसके ऊपर हमेशा हम लोग बात करते हैं, तो एक इसके बारे में भी देखेंगे। जियो मैग्नेटिज्म की एप्लीकेशन के बेस ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। एंड टेक्सटाइल फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ योर सिलेबस। एंड देन लाइट हाउस प्रोजेक्ट की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है, तो इससे मेंस में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। देन ड्रोन पॉलिसी है, साइंस एजुकेशन है, एंड न्यूट्रिशन एंड वैक्सीनेशन है, लॉकडाउन डायरी है। छोटी सी यहाँ पे एक आर्टिकल है जिसमें कि लॉकडाउन के बारे में काफ़ी शॉर्ट में बताया गया है, तो इसे मैं भी आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, और फिर एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन, इसमें अवार्ड्स है, तो इसके बारे में देख लेंगे।
सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ। तो कोविड-19 को लेते हुए तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को लेकर। जैसे कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है। पेंडेमिक सिचुएशन कहने का मतलब है कि एक ऐसी वायरस के कारण एक ऐसी बीमारी हुई जो कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अफेक्ट किया और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डेथ रेट देखने को मिली। ठीक है, तो ये एक ऐसा पेंडेमिक था जिसके कारण लोगों की जो साइंस और इन्वेंशन की तरफ जो विज़न था ना, वो चेंज हो चुका है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो आज की डेट में ये सिर्फ ओनली होप है, ह्यूमैनिटी होप है, जिसमें कि हम लोग ये देख सकते हैं कि वो अगर वायरस से कोई बचा सकता है तो साइंस ही बचा सकता है और टेक्नोलॉजी ही बचा सकती है। और यही चीज़ें देखने को भी मिली। जो साइंस का वैल्यू है ना, वो काफ़ी चैलेंज्ड है। इट मीन्स कि ह्यूमैनिटी को लेकर, जिसमें कि आप देखो कि काफ़ी मनी, पावर, सक्सेस और एवरीथिंग जो कि मटेरियलिस्टिक थिंग है, उन सबको इन्वेस्ट किया जाता है, तभी जाके साइंस की वैल्यू पता चलती है। अगर हम लोग देखें तो हमारी आंखें किसके ऊपर थी? वैक्सीन के ऊपर थी। पैंडेमिक कॉम्बैटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर थी। वैक्सीन के अलावा उससे पहले बहुत सारी स्ट्रैटेजी हम लोग लेकर आ रहे थे कि किस तरीके से इस पैंडेमिक का जो जिस तरीके से ये वायरस स्प्रेड हो रही है उसको हम लोग टैकल कर सके। काउंटिंग वेव्स है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, इस तरीके से हम लोग वेव को काउंट करते जा रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो कि इन सारे फील्ड में लीड कर रहा है। जितनी भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं इस वायरस को स्प्रेड होते हुए, उन सबको सप्रेस करने का एकमात्र हमारे पास होप है, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इवन आप देखो कि वायरस जो है फर्स्ट फेज़ के बाद अपनी नेचर को, बिहेवियर को चेंज कर रहा था, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि म्यूटेट हो रही है वायरस। तो भी हम लोग के पास एक ही होप था ना कि हाँ, हमारे देश में साइंस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं हम इसे भी टैकल कर लेंगे। और एग्जैक्टली यही चीज़ें हुई। साथ ही साथ आप देखो कि लिमिटेड ट्रैवल के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया गया। लॉकडाउन हुई कि घरों तक लोगों को स्ट्रिक्ट कर दिया गया। साथ ही बच्चों की स्कूल, कॉलेजेस सब बंद हो गई। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो गई है। लोगों को ऑफिस नहीं जाना पड़ रहा था, वर्क फ्रॉम होम सेटअप स्टार्ट हो चुका था। साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ लोग बढ़ चुके थे। सारी चीज़ें परचेज करते थे, ऑनलाइन करते थे। लिमिटेड ट्रैवल था और साथ ही साथ आप देखो लिमिटेड ओपनिंग ऑफ मार्केट थी। पब्लिक प्लेसेस भी इतना ओपन नहीं था कि लोग जाकर जो है अपनी सारी चीज़ें खरीद सके और एक्सेस कर सके। और साथ ही साथ आप देखो कि इसी के साथ एक टेस्ट किट आया जो कि यहाँ पे RT-PCR था, तो ये भी अफोर्डेबल रहा। PPE किट है जो कि लोग, डॉक्टर सब पहन रहे थे, और सैनिटाइजर्स है, एंड ऑफ कोर्स जो वैक्सीन्स है, मास्क है। तो ये सारी चीज़ें मैंडेटरी हो चुकी थी और अभी भी मैंडेटरी है। तो यही बातें यहाँ पे कही जा रही है कि जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर रनर है डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे देश में हमारे पास कुछ भी अगर हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, अपने आप को भी डेवलप कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे साइंस है। तो साइंस की यहाँ पे महत्व बताई जा रही है। अगर हम लोग अपने यंग जनरेशन्स को इस तरीके की साइंस के साथ, जो लिमिटलेस यूनिवर्स है साइंटिफिक नॉलेज का, अगर इसको हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे आने वाले जितनी भी जनरेशन्स है उनको बताएं कि साइंस का क्या रोल होता है, साइंस से आप लोग क्या क्या अचीव कर सकते हैं। इवन आप लोग देखो कि 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने की बात की जा रही है, इसमें भी आप देखो कि नॉन सेग्रीगेट कर दिया गया है साइंस को। इट मीन्स कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग PCM लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो, तो ही आप साइंस पढ़ोगे। अब क्या है ना कि बच्चों के पास ये फ्रीडम है, ऑप्शंस है कि आप साइंस भी ले सकते हो और साथ ही साथ कॉमर्स भी ले सकते हो, आर्ट्स भी ले सकते हो, मैथ्स भी ले सकते हो। तो आप चूज़ कर सकते हो। आप साइंस, बच्चों को ज़बरदस्ती दूर नहीं किया जा रहा है, बच्चों के पास लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमारे देश को पूरी तरीके से, इस पृथ्वी को चलाने का आप लोग देखो कि सबसे बड़ा रोल किसका है, तो साइंस का है। तो यही चीज़ें यहाँ पे बात की जा रही है। साथ ही कोविड-19 क्राइसिस में अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ी बात की जा रही थी कि इम्यूनिटी बूस्टिंग, यानी कि जिस लोगों की अपनी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग इस वायरस से फाइट करके निकल जाएंगे, और निकल भी गए। तो काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जा रहा था कि किस तरीके से हम लोग अपनी इम्यून को जो है बूस्ट कर सके। वैक्सीन टास्क फोर्स चलाई जा रही थी, जिनके थ्रू जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिस्पांस देखने को मिला। तो हमारे देश में आप देखो कि वैक्सीन डेवलपमेंट हुई। हमारे यहाँ की 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जो कि यहाँ पे डेवलप हुई। हम लोग यहाँ पे PPE किट को बहुत ज़्यादा मास नंबर पे इसको मैन्युफैक्चर भी किए। इवन हमारे देश में क्या, दूसरे देश में भी हम लोग इसको एक्सपोर्ट किए।
तो PPE स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है। वेंटिलेटर्स की भी हमें सेकंड फेज़ में ज़रूरत पड़ी तो काफ़ी देश हमें हेल्प किए, लेकिन इससे पहले अगर फर्स्ट फेज़ में काफ़ी देशों को ज़रूरत थी तो उस समय हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, डायग्नोस्टिक ये सारे काम चल रहे थे, और थेराप्यूटिक ड्रग्स वगैरह, सर्विलांस भी सही तरीके से चल रहा था। सेरो प्रिवलेंस है, जीनोम सीक्वेंसिंग है, इट मीन्स कि जीन को लेकर, जिस भी इंसान को वायरस हुई है उनकी जीन को लेकर थोड़ा बहुत स्टडी किया जा रहा था कि कैसे इसको टैकल किया जाए। रेगुलेशन एंड रेगुलेटरी सपोर्ट भी आपको देखने को मिला। और जहाँ तक बात है इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स की, तो वो तो आप लोग ने खुद ही किया होगा। जब कोविड की फर्स्ट फेज़ थी, सेकेंड फेज़ थी, तो आयुर्वेदिक प्रोसीजर चला होगा आपका, फिर किस तरीके से जो है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना है, तो गर्म पानी पीना, तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल थी जो कि हम लोग सबको ही किए हैं। ओके, वैक्सीन डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में आप देखो कि वैक्सीन के लिए सबसे पहले हमारे देश में जो है वैक्सीन बनाया गया, कोवैक्सीन है, जो कि भारत बायोटेक की आपको देखने को मिलेगा। और कोवैक्सीन जो है वो हम लोग डेवलप किए हैं कोलैबोरेट करके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ। ये जो वैक्सीन थी ये रिकॉर्ड टाइम में आपका अवेलेबल करा दिया गया था, 9 मंथ्स, जब से 9 महीने के बाद जब से डिक्लेरेशन हुआ था पेंडेमिक का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। फिर आप लोग देखो कि बहुत सारे वैक्सीन आए। उसके बाद SARS-CoV-2 के आप लोग देखो कि यहाँ पे DNA वैक्सीन कैंडिडेट आए, जो कि यहाँ पे आप लोग जाइडस कैडिला के द्वारा देखने को मिला, जिसका नाम ये था ZY-CoV है, COVID, तो ये भी आपका निकल कर आया। फिर प्रिवेंटिव मेजर्स तो हम लोग आज तक भी लेकर चल रहे हैं, जो कि है फेस कवर करना है, प्रॉपर फेस मास्क यूज़ करना है, सैनिटाइज़र्स यूज़ करने हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग आज के भी डेट में इसको यूज़ करें। बट आज के डेट में आप देखो कि 50% जो इंडिया है वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमारा फर्स्ट डोज कवर हो चुका है। तो 50% अभी भी ये चल ही रहा है, तो बेटर है, देखते हैं कब तक क्या होता है। ये आयुर्वेदिक लिस्ट है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, तो ये भी ध्यान रखिए। अभी भी आप लोग इसको ले सकते हो और हमेशा लेते रहिए, क्योंकि अगर आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो आप लोग किसी भी बीमारी से फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने आप को हेल्दी रखने के लिए आपको इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखना होगा। सो च्यवनप्राश खाते रहिए, और अब ठंड की मौसम आ रही है तो डेफिनेटली आपको ये कंज्यूम करनी चाहिए। और हर्बल टी या फिर ग्रीन टी है, या फिर आप लोग जो मसाले टी होते हैं, जिसको यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक पेपर हो गया और दालचीनी हो गए, ड्राई जिंजर हो गए, ये सब डाल के भी आप अपने जो है टी बना के पी सकते हो। गोल्डन मिल्क यहाँ पे आप पी सकते हो, जो कि हल्दी वाली दूध हम लोग कहते हैं, तो ये भी काफ़ी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। सो दीज आर द आयुर्वेदिक मेजर्स है जो कि आप घर पे ले सकते हो, और हमेशा लेते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी पेंडेमिक का टाइम है तो ही आप लोग लो, तो ये आपके हेल्थ को बहुत बेटर रखेगा। सो यहीं पे सारी बातें बताई जा रही है, बट दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इंडिया का रिस्पांस, जो कि कोविड-19 को देखते हुए। तो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, जिनके द्वारा एक इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया गया कि इंटीग्रेटेड रिस्पांस, कि किस तरीके से हम लोग कोविड-19 पेंडेमिक को जो है यहाँ पे टैकल करेंगे। तो इससे अगर हम लोग रिलेटेड देखें तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे द इंडियन कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट मिशन लाया गया, जो कि हमारा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज था, उसी के तहत हम लोग इसको लेकर आए। जिसमें क्या करना है कि हमारे लिए एक अफोर्डेबल वैक्सीन बनानी है, डेवलपमेंट करनी है, जो कि सेफ़ हो, एफिकेशियस हो, यानी कि अगर आप वैक्सीन ले रहे हो तो वायरस के अगेंस्ट आप फाइट कर सको। अफोर्डेबल वैक्सीन होनी चाहिए। तो 5 वैक्सीन जो कैंडिडेट है वो आपको देखने को मिलेगा कि एडवांस डेवलप हो चुका है, जिसमें कि DNA वैक्सीन है, जो कि आपका जाइडस कैडिला का है। फिर mRNA वैक्सीन में आप देखो तो यहाँ पे HGCO19 है, ठीक है। फिर एडजुवेटेंट प्रोटीन सब यूनिट वेस्ट भी यहाँ पे वैक्सीन है, जो कि बायोलॉजिकल के द्वारा है। फिर इंट्रानेसल जो वैक्सीन है, यानी कि नाकों में छिड़काव करके भी, यानी कि जो आपका नेज़ल स्प्रे होता है ना, उस तरीके की भी वैक्सीन है। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि वर्ल्ड का फर्स्ट कोविड-19 DNA वैक्सीन है, जो कि डेवलप किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा, और इसको सपोर्ट किया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के द्वारा। यहाँ पे इमरजेंसी यूथ के लिए यहाँ पे दे दिया गया है कि आप लोग इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका नाम क्या है, ये है आपका ZY-CoV-D, ठीक है। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट कोविड-19 DNA वैक्सीन है। बाकी सब आपको जो है यहाँ पे RNA वैक्सीन ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो नेशनली अगर हम लोग देखें तो 5 वैक्सीन कैंडिडेट्स है, जो कि यहाँ पे इमरजेंसी यूथ ऑथराइजेशन है हमारे देश में। साथ ही साथ आप देखो तो यहाँ पे पाइपलाइन भी है 4 वैक्सीन कैंडिडेट्स का, तो वो भी अभी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज में है, वो भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे।
उसके बाद अगर हम लोग देखें कि किस तरीके से हम लोग नेशनल वैक्सीन जो डिमांड है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उसको हम लोग कैटर किए। उसी के साथ साथ जो कोवैक्सीन की कैपेसिटी प्रोडक्शन है उसको भी हम लोग बढ़ाएं। साथ ही 3 अदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि यहाँ पे इसमें साथ दिए है, इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आए हैं, जिसके थ्रू हमारी जो कैपेसिटी है नियरली 100 मिलियन डोजेस पर मंथ का, वो भी हम लोग अचीव कर पाएँ। इट मीन्स कि 10 मिलियन डोजेस पर मंथ करेंटली है आज के डेट में, लेकिन जिस तरीके से ये नीड हमारी बढ़ते जा रही है और ऑल ओवर वर्ल्ड में वैक्सीन देते जाना है, तो उस हिसाब से हमारी जो पर मंथ की जो डोजेज़ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का, वो भी हमें इन्हेंस करना पड़ा। साथ ही वैक्सीन डेवलपमेंट जो इकोसिस्टम है उसको भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और ऑलरेडी हमारे यहाँ स्ट्रेंथन किया जा रहा है। मिशन कोविड सुरक्षा है, ये याद रखना है कि ये भी आपका यहाँ पे स्कीम है। तो देखिए सरकार की जितनी भी मूव्स हैं, जितनी भी स्कीम है, इनिशिएटिव है, वो आपको यहाँ पे पूरा रॉ तरीके से पता चलता है, कोई भी मिर्च मसाला नहीं लगाया जाता है, क्योंकि योजना जो है वो आपकी बिल्कुल गवर्नमेंट की ही यहाँ पे सारी बातें रखी जाती है, और ये गवर्नमेंट मैगजीन भी है, तो इसमें आप लोग पूरी तरीके से रियलाइज हो सकते हो। तो मिशन कोविड सुरक्षा है, जिसमें कि आप लोग देखो कि काफ़ी लैब है जो कि यहाँ पे काफ़ी जगहों से इसको सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो वायरल न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट है जो कि THSTI के द्वारा है, और इसको डेवलप किया गया था। ये डिलीवर किया गया है जाइडस कैडिला बायोलॉजिकल ई, और यहाँ पे आप देखो फार्मास्यूटिकल है, ये सबको यहाँ पे आपका डिलीवर किया गया था। काफ़ी एफर्ट्स लगाया गया हमारे देश में कि कैसे वैक्सीन डेवलपमेंट इकोसिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करना है, और इसके लिए यहाँ पे हमारे जो डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर मेजर फोकस रखा गया। अगर देखें तो 54 क्लिनिकल ट्रायल थी इंडिया में, जिसमें कि नेटवर्क ऑफ पब्लिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स है, रेपुटेटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, जो कि यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया था कि वो वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान रखनी है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारी जो DBT यहाँ पे लेबोरेटरीज़ है, जिसको सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज़ कहते हैं, तो उनको भी अपग्रेड किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे टेस्टिंग वगैरह हो। तो ये DBT रिस्पॉन्स टू कोविड-19 है, इस तरीके से फिगर बनाया गया, तो याद रखना है। फिर है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग क्लिनिकल ट्रायल इनिशिएटिव भी लाया गया, पैक्ट इनिशिएटिव कहा गया, जिसमें कि मेनली क्या था कि ये इनिशिएटिव था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि यहाँ पे आप देखो कोलैब किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। इनका एम था कि वैक्सीन डेवलपमेंट को और ज़्यादा ये जो एक्टिविटी है उसको एडवांस करना है, जिसमें कि हम लोग नेबरिंग कंट्रीज़ को जितनी भी वैक्सीन की ज़रूरत है एटलीस्ट उनको हेल्प कर सके, तो इसके लिए पैक्ट इनिशिएटिव लाया गया था। ठीक है, फिर कोविड डायग्नोस्टिक एंड टेस्टिंग टूल्स भी हमारे पास बहुत सारे थे, तो DBT जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया 21 सिटी और रीजनल क्लस्टर में, जिसमें कि हम लोग कोविड-19 की जो भी हब एंड स्पोक मॉडल है ये इसी का पार्ट था, तो उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना है। फिर कोविड जीनोम आया, तो पैन इंडिया आप लोग को पता होगा कि 1000 SARS-CoV-2 RNA जीनोम सिक्वेंसिंग कंसोर्टियम ये सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है, और इसमें 1000 SARS-CoV-2 जीनोम को जो है ये फ्यू मंथ्स के रिकॉर्ड में रखा गया। इट मीन्स कि जो जिन होती है ना, जिन क्या होती है, जिन एक ऐसी चीज़ है हमारे बॉडी में जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ये ट्रांसफ़र होती है, और जिनके कारण ही आप देखो कि आपकी बॉडी में जो भी सिमिलैरिटीज़ है आपके पेरेंट्स के थ्रू, क्योंकि अपीयरेंस काफ़ी सिमिलर होती है, या तो आप पापा की तरह दिखते होंगे या तो मम्मी की तरह, तो ये कैसे होता है, ये जिन ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम योर पेरेंट्स, इसलिए आपकी अपीयरेंस सेम होती है। ठीक है, तो ये जिन से क्या होता है ना कि इस जिन से काफ़ी कुछ पता चलता है कि नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर वायरस का कैसा है और किस तरीके से ये स्प्रेड हो रही है, तो उसको रोकने के लिए इस पर वर्क किया जा रहा है। तो इसलिए 1000 SARS-CoV-2 जीनोम जो है वो कलेक्ट किया गया है सैंपल। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो DBT बिराक है, जो कि यहाँ पे एंटीवायरल ड्रग्स को सपोर्ट करते हैं, जैसे विराफिन है, तो विराफिन यहाँ पे डेवलप किया गया है जाइडस कैडिला के द्वारा, तो ये भी बातें याद रखनी है। और स्टार्टअप्स को भी ये जो DBT बिराक है ना, ये स्टार्टअप्स को काफ़ी सपोर्ट किए हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर बिराक है, ये ओवर द लास्ट 9 ईयर्स ये इनके द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट जो बायोटेक इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें से आप देखो कि 4500 से ज़्यादा स्टार्टअप है, उनको काफ़ी मदद किया गया है इनके द्वारा। 60 बायो इंक्यूबेटर्स हैं, और वेरी वेल नोन आपको इस्टेब्लिश जो एकेडमिक इंडस्ट्री पार्टनरशिप्स है, उन सबको इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया है। तो ये हल्की फुल्की नॉलेज है जो कि ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन क्वेस्ट में, तो ईयर जो 2020 था ये काफ़ी रेवोल्यूशनरी था वैक्सीन साइंस के फील्ड में। इससे पहले आप देखो कि 222 साल पुरानी बात है हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन, जब वैक्सीन को डेवलप किया जाता था इन्फेक्शियस एजेंट के अगेंस्ट में, तो काफ़ी ज़्यादा ये टाइम टेकन था। लेकिन आप देखो कि आज के डेट में कन्वर्ज किया गया बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग साइंस को, जिसके थ्रू आप देखो कि एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि हम लोग जल्द से जल्द वैक्सीन को यहाँ पे डिस्कवर कर किए और न्यू एंटीजेंस के लिए डिज़ाइन भी किए,
तो न्यू एंटीजेंस डिज़ाइन भी किए वैक्सीन के लिए, और साथ ही साथ हम लोग वैक्सीन भी डिस्कवर कर पाए, वो भी इतने लेस टाइम में, सिर्फ 9 मंथ्स में। तो ये भी एक अपने आप में मिरेकल है, हमारे वैक्सीन डेवलपमेंट हिस्ट्री में मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है वो एबोला के लिए था। एबोला वायरस जो आपको पता है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये आपका 2014 में आउटब्रेक हुआ था, जिसके कारण काफ़ी कम समय में काफ़ी लोगों की जान चली गई थी। तो फर्स्ट जो एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है वो एबोला वायरस के लिए ही यहाँ पे आपका जो है लाया गया था, जिसको सिर्फ पास्ट ईयर में ही इसको रेगुलेट किया गया। और साथ ही साथ 3 अप्रूव्ड आप देखो एडिनो वायरस वेक्टर्ड वैक्सीन है जो कि SARS-CoV-2 के लिए लाया गया। mRNA वैक्सीन है जो कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग साइंस को डेवलप कर पाए ओवर अ डिकेड, और साथ ही साथ पावरफुल इम्यून रिस्पॉन्स भी देखने को मिला, एक्सेलेंट इससे प्रोटेक्शन भी देखने को मिली। इसी के साथ टेक्नोलॉजी है जिसमें कि जो स्पाइक प्रोटीन है उसको भी मॉथ सेल में इसको इंसर्ट किया गया, वो भी नोवावैक्स के द्वारा, और अलाउ किया गया कि हाई वॉल्यूम जो प्रोडक्शन है प्रोटीन वैक्सीन की वो अच्छे से हो सके, ठीक है। और साथ ही साथ आप देखो आरएनए जो mRNA वैक्सीन है, इट मीन्स कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन है, उसके लिए भी इसको लाया गया जिसमें कि क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड की फर्स्ट DNA वैक्सीन जो है उसके डेटा रिसेंटली अवेलेबल हो पाए हैं। वैक्सीन्स आप देखो कि हमारे पेंडेमिक में काफ़ी हेल्पफुल है, बट स्टिल सक्सेस जो है वो अंडर थ्रेट है, क्योंकि पोटेंशियल्स जो वेरिएंट का है, जैसे आप देखते हो कि डे बाय डे अपनी नेचर चेंज करते जाता है वायरस, उसके कारण सम वैक्सीन्स आप देखो कि वो इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं उस टाइप के जो वैक्सीन जो नेचर चेंज करते हैं वायरस उसमें। तो इसलिए अभी नहीं कह सकते कि वैक्सीन इज़ 100% सक्सेसफुल, तो ये भी अभी आपका अंडर थ्रेट ही है। बट फिर भी इन एडिशन टू वर्किंग, जिस तरीके से न्यू वैक्सीन डिज़ाइन किया जा रहा है और जिस तरीके से न्यू वेरिएंट के ऊपर ये आपका बेस्ट वैक्सीन लाए जा रहे हैं, जैसे आप देखो कि फाइजर बायोएनटेक है एंड मॉडर्ना है, ये बोथ इस तरीके से ऑलरेडी डिज़ाइन किए गए हैं और वैक्सीन टेस्ट भी किए गए हैं बीटा वेरिएंट को लेकर। तो बीटा वेरिएंट जो कि इंडिया का वेरिएंट कहते हैं, तो उसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि इसके लिए बेसिकली आपका ये 2 वैक्सीन है। तो आप लोग ये काम कीजिए कि कॉपी पेन लेकर बैठो, जिससे कि जो भी मैं पॉइंट बताते जा रही हूँ उसको आप लोग नोट डाउन करते जाना, क्योंकि इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन कौन से यहाँ पे बीटा वेरिएंट के ऊपर वैक्सीन है और आपको 5-6 वैक्सीन का नाम दे दिया जाए तो यू मे बी कन्फ्यूज्ड एट दैट टाइम। तो इसलिए अभी उस समय आप कन्फ्यूज़ ना हो, इसके लिए अभी आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट है जो कि यूनिवर्सल जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको डेवलप करने के लिए स्टार्ट कर चुके हैं। साथ ही साथ कुछ आप देखो जो कि यहाँ पे SARS-CoV-2 यानी कि कोविड-19 के अगेंस्ट में वो इफ़ेक्टिव भी नहीं देखने को मिला। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये चीज़ समझें कि SARS, मेर्स और SARS-CoV-2, तो SARS-CoV-2 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो SARS है, ठीक है, सीवियर एक्वेटिक, ये आपका जो रिस्पॉन्स सिंड्रोम है, तो ये आपका ऑलरेडी पहले भी आउटब्रेक हो चुका था 2013 में, 2003 में, आई थिंक, यस 2003 में ये ऑलरेडी आउटब्रेक हो चुका था चाइना में। तो इसलिए इस बार जो ये आउटब्रेक हुआ है तो इसको SARS-CoV-2 कह रहे हैं, कॉफ मीन्स कोविड, ठीक है। और मेर्स हुआ है जो कि आपको मिडिल ईस्ट में देखने को मिला है, इसलिए ये मेर्स इसको रखा गया। तो ये सब इमर्ज हुआ है पास्ट 20 ईयर्स में। सो अगर हम लोग देखें कि न्यू कोरोना वायरस आने की भी चांसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी आप लोग देख रहे हो कि कोरोना वायरस कैसी बीमारी है, तो एक जोनोटिक बीमारी है, जोनोटिक डिजीज़ है। जोनोटिक डिजीज़ कहने का मतलब है कि वैसी बीमारी है जो कि जानवरों से इंसान में ये ट्रांसफ़र होती है। तो इसलिए आज की डेट में आप देखो कि जो जिस तरीके से कॉन्टैक्ट बढ़ते जा रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग और भी वेरिएंट देख सकते हैं कोरोना वायरस की। साथ ही कोरोना वायरस की बात करें तो यहाँ पे 4 फैमिलीज़ हैं, जिसमें कि आप देखो अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा है। SARS-CoV-2 की बात करें तो ये बीटा कोरोना वायरस है। इनफैक्ट सारे जो 7 कोरोना वायरस है ना वो हमारे ह्यूमन बींग को इन्फेक्ट करते हैं, चाहे वो अल्फ़ा हो चाहे वो बीटा हो, ठीक है। जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर आप लोग कोरोना वायरस में देखोगे ना तो ये भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए वैक्सीन जो इन सारे वायरस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट कर रही है वो सारे फैमिलीज़ की है। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है कि सारे फैमिलीज़, इट मीन्स कि अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा को यहाँ पे इसके अगेंस्ट में हम लोग को प्रोटेक्शन दे सके। तो इट इज़ अगेन वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। यहाँ पे आप देखो कि ऑनगोइंग रिसर्च तो चल रहा है कि बीटा कोरोना वायरस के ऊपर और मोर स्पेसिफिकली जो है इसके ऊपर जो है वैक्सीन लाया जाए। साथ ही आप लोग देखो कि देयर हैज़ बीन एडवांसेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेप वाइज अप्रोच लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है।
आप देखो कि यहाँ पे कन्वर्जेंस है, इट मीन्स कि बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग साइंस सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, जिसमें कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम लोग न्यू एंटीजेंस यहाँ पे डिज़ाइन कर सके, डिस्कवर कर सके वैक्सीन के लिए। तो ये हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गई, स्ट्रक्चर मॉडलिंग हो गई कि हम लोग सही तरीके से प्रोटीन को मॉडल कर पा रहे हैं और इसके थ्रू हम लोग जल्दी से जल्दी जितनी भी एंटीजेंस टारगेट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मल्टीपल कोरोना वायरस से। तो फ्यूचर जो इमरजेंस होगा, अगर मान लो कि आगे थर्ड वेव, फोर्थ वेव आएगा इस तरीके के वायरस का, तो उसको हम लोग आसानी से कर पाएंगे। और जेनेटिक सीक्वेंसेस जो कोरोना वायरस का किया गया है, इट मीन्स कि जो भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग जो जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर रहे हैं ना, तो उसके थ्रू हम लोग प्लानिंग बेटर तरीके से कर पाएंगे। ओके, साथ ही आप देखो कि यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है, वॉल्टर रीड इंस्टीट्यूट है यूएस में, उनके द्वारा ऑलरेडी एक वैक्सीन बनाया गया है जिससे कि इम्यून रिस्पांस जो है वो काफ़ी जनरेट हो पाएगा दोनों तरीके के। इट मीन्स कि पहला का जो SARS-CoV-1 था जो कि 2003 में आउटब्रेक हुआ था, एंड ये 2020 में जो आउटब्रेक हुआ है सेकेंड पार्ट, इन दोनों के लिए जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे वैक्सीन डेवलप कर लिया गया है यूएस के द्वारा, जिससे कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये जो स्पाइक आपको नैनो पार्टिकल्स वैक्सीन देखने को मिलेगा, अब ये ह्यूमन स्टडीज़ में गया है कि इसके ऊपर स्टडीज़ की जाएगी। दूसरी यहाँ पे नैनो पार्टिकल बेस्ड अप्रोच आप देखो कि काफ़ी यूज़ किया जा रहा है कि जो रिसेप्टर बाइंडिंग है, इट मीन्स कि स्पाइक प्रोटीन में आप लोग देखिए कोरोना वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। सो इसको कहा जाता है स्पाइक प्रोटीन, ठीक है। तो स्पाइक प्रोटीन क्या करती है कि ये बाइंड कर लेती है, किसी भी एरिया में जाकर ये चिपक सी जाती है। तो इस चीज़ को भी यहाँ पे स्टडी की जा रही है। ओके, एक ब्रॉड इम्यून रिस्पॉन्सेज जो है वो अगेंस्ट वाइड एरे ऑफ वायरसेस, ये भी देखने को मिल रहा है कि ये दो तरीके से किया जा रहा है। पहली तो है जो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स करे, इट मीन्स कि किसी के भी बॉडी में अगर कोई वायरस इंटर करता है तो सबसे पहले उस बॉडी की, जैसे मेरे बॉडी में अगर वायरस इंटर कर रही है तो मेरे बॉडी में एंटीबॉडी कितना यहाँ पे जनरेट हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी अगर जनरेट होगा तो ही उस नए तरीके के एंटीजेन से ये फाइट कर पाएगा। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं बहुत तरीके के प्रोटीन को जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, और इससे जो वायरस की एंट्री होती है हमारे ह्यूमन होस्ट सेल में उसको वो ब्लॉक कर देता है। सेकेंड क्या है, सेलुलर रिस्पॉन्स, जहाँ पे आप देखो टी सेल का बहुत महत्व है। टी सेल क्या है ना कि ये इन्फेक्शन को लिमिट कर देता है, और टी सेल कैसे लिमिट करता है इन्फेक्शन को, जितने भी इन्फेक्टेड सेल होते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय करके। तो एंटीबॉडीज़ जो है वो जनरली स्पेसिफिक होता है, जिससे कि आप देखो कि एक वाइडर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है बहुत सारे एंटीजेंस को यहाँ पे रोकने के लिए वैक्सीन में। और टी सेल जो है वो उस पार्ट यानी कि वायरस के उस पार्ट को रिकॉग्नाइज करता है और उसको तोड़ देता है, सेल के अंदर ही उसको तोड़ के मार के ख़त्म कर देता है। ये काम टी सेल के द्वारा किया जाता है। सो ये सब याद रखिएगा कि टी सेल आपका एंटीबॉडीज़ क्या होती है, एंटीजेंस क्या होती है, टी सेल क्या है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग क्या है, ये सारे टर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इसी से बनते हैं। एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पे बताया गया है कि जो वायरस है ना, इट मीन्स कि बहुत तरीके के जो वायरस है वो वेरी सिग्निफिकेंट है HIV जो रिसर्चर्स थे उनके लिए भी, क्योंकि वो यहाँ पे HIV वैक्सीन भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको HIV वैक्सीन देखने को नहीं मिला है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम लोग इस तरीके की पैंडेमिक की वैक्सीन जो है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग डेवलप कर लिए, बट इतने लंबे समय से जो बीमारी चलते आ रही है HIV, उसकी अभी तक हम लोग कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं कर पाए। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें भी ऑनगोइंग रिसर्च आपको देखने को मिलेगा। टी सेल की अगर हम लोग बात करें तो टी सेल बेस्ड जो अप्रोच है वो इसेंशियली यहाँ पे आप देखो कि बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स के लिए ज़रूरी है, और रिसर्चर्स भी क्या कर रहे हैं तो mRNA अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, जिससे कि वो यहाँ पे प्रेजेंट कर पा रहे हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ जो स्पाइक प्रोटीन है। और ऑलरेडी यहाँ पे एविडेंस आपको देखने को मिलेगा, जो स्पाइक बेस्ड जो mRNA वैक्सीन है ना, इसमें टी सेल रिस्पॉन्स को भी इंड्यूस किया गया है। दूसरी अप्रोच ये देखने को मिल रही है कि जो स्पाइक प्रोटीन है दूसरे वायरल प्रोटीन के साथ, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियोकैप्सिड कहा जा रहा है, जो कि लेस वेरिएबल है अगर हम लोग स्पाइक प्रोटीन की बात करें, तो इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। नैनो पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर भी स्टडी की जा रही है। साथ ही पैरेलल एफर्ट्स भी लगाया जा रहा है कि जो अर्जेंट नीड है और ह्यूज एडवांसेस हो पा रही है हमारी वैक्सीन साइंस में, इसमें भी एफर्ट्स बहुत बेटर तरीके से लगाया जा रहा है। एक की लेसन है जो कि हम लोग पेंडेमिक से यहाँ पे देखें कि मल्टीपल अप्रोचेस हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पेंडेमिक ने हमें क्या सिखाया कि हम लोग एक ही अप्रोच के ऊपर बिलीव करके नहीं रख सकते हैं, हमें मल्टीपल अप्रोचेस की ज़रूरत है। ये एक यूनिवर्सल हम लोग को क्रिएट करना है, यूनिवर्सल वैक्सीन होनी चाहिए, जो कि इतना आसान तो नहीं है। जैसे इन्फ्लुएंजा एक डिजीज़ है, लेकिन अगर वायरस की हम लोग डाइवर्सिटी देखें तो वो हमेशा चैलेंज करता है हमारे वैक्सीन को, क्योंकि हमेशा वायरस आप देखो कि अपनी नेचर बिहेवियर चेंज करता है। इट मीन्स कि वो म्यूटेट करता है।
अभी जो वैक्सीन है क्या पता वो आगे आने वाले जो न्यू तरीके की न्यू नेचर की वायरस आएगी तो मे बी उसमें इफेक्टिव ना हो, तो इसलिए ये जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंज भी करता है। लेकिन mRNA टेक्नोलॉजी जो SARS-CoV-2 के लिए है ये काफ़ी सक्सेस हुई है इस फील्ड में। तो चांसेस जो सक्सेस होने का है वो और भी ज़्यादा है अगर हम लोग SARS-CoV-2 के साथ देखें, क्योंकि लोअर वेरिएबिलिटी है, इन्फेक्शंस जो है उतना ज़्यादा वेरिएबल नहीं हो रहा है, बहुत कम है। और दोनों यानी कि इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस अगर हम लोग इसकी म्यूटेट देखें तो जो म्यूटेशन रेट है SARS-CoV-2 में वो काफ़ी स्लो है, क्योंकि कोरोना वायरस में जो है ना वो प्रूफ रीडिंग यहाँ पे एंजाइम आपको देखने को मिलेगा जो कि किसी भी गलती को यहाँ पे एरर को क्लीन अप कर रहा है जहाँ पे वायरस रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से वायरस जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है उस चीज़ को आराम से रीड कर लिया गया है, इसलिए जो SARS-CoV-2 की यहाँ पे म्यूटेशन रेट है वो काफ़ी स्लो हो गई। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, और हमें ये भी ज़रूरत है कि अगर हम लोग यहाँ पे वैक्सीन लेकर आते हैं जो आगे आने वाली फ्यूचर पैंडेमिक्स और एपिडेमिक्स है। येस, वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंस जो है ये, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स, ये आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन का पार्ट बन जाता है या इंटरव्यू में भी आपसे पूछ लिया जाएगा जस्ट टू चेक योर कॉमन सेंस। तो देखिए, पेंडेमिक वो होता है कि कम समय में ज़्यादा लोग को अफेक्ट करे और एक कॉन्टिनेंट से वो दूसरे कॉन्टिनेंट में भी स्प्रेड करे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एपिडेमिक की बात करें तो एपिडेमिक कहने का मतलब भी यही होता है कि कम समय में ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करे, लेकिन वो एक सर्टेन एरिया में ही हो, वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में स्प्रेड ना हो। ठीक है, तो जैसे कि आप कोरोना वायरस देख रहे हो, दिस कम्स अंडर द पेंडेमिक। एंड इबोला वायरस की बात करें तो ये आपका आता है एपिडेमिक में, क्योंकि इबोला वायरस सिर्फ आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ही था, वो भी आपको सिर्फ वेस्टर्न रीजन में ही आपको देखने को मिला, ये पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी नहीं था। कम समय में काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को क्षति पहुंचाए, काफ़ी ज़्यादा डेथ रेट भी देखने को मिला, तो इसको हम लोग एपिडेमिक कह रहे हैं। ओके, तो आगे आने वाले कोई भी पेंडेमिक हो या एपिडेमिक हो तो उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है, और जो वैक्सीन है वो हमें लाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे और भी कही गई हैं, और ये वैक्सीन के बारे में बताया जा रहा है कि ये प्रायोरिटी है हमारे ग्लोबल हेल्थ के लिए, और हमें इसे वैल्यू देना चाहिए जिस तरीके से हम लोग करेंट पैंडेमिक में दिए। इंडिया में आप देखो कि हमें ये भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग फास्टर और ज़्यादा फास्ट हो नेक्स्ट टाइम के लिए, सो डैट वी हैव वैक्सीन्स क्विकली। और क्योंकि इस बार थोड़ी लेट हो गई वैक्सीन लाने में, लेकिन इतना भी लेट नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नेक्स्ट टाइम के लिए और ज़्यादा हमें और क्विक होना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वैक्सीन आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे है द फिट इंडिया मोबाइल ऐप। तो इस ऐप से क्या है कि सिटीजन्स जो है अपने फिटनेस पैरामीटर्स को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। सीरीज़ ऑफ सिंपल टेस्ट है यहाँ पे, तो टेस्ट यहाँ पे देना होगा और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने फिट है। ठीक है, और अगर नहीं है तो इम्प्रूवमेंट भी आप कर सकते हो रेगुलर बेसिस में। फिट इंडिया मोबाइल ऐप, इसमें आपको फीचर्स देखने को मिलेगा। इट मीन्स कि आपकी डेली एक्टिविटी सेट कर दी जाएगी, फिटनेस एक गोल होगा, एक्टिविटी ट्रैकर होंगे, वाटर इनटेक यानी कि एक दिन में आप कितना पानी पी रहे हो, कैलोरी इनटेक कितना कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो, और कितने घंटे आप सो रहे हो। तो फिट इंडिया ऐप आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं इसकी फ़ीचर। एक्चुअली इसको 2019 में लॉन्च किया गया था, और इसमें विज़न है कि इंडिया को फिट और हेल्दी नेशन बनानी है। ऑब्वियस है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज की डेट में ओबेसिटी इट्सेल्फ अ वेरी सेवियर कंसर्न डिजीज़। ओके, तो काफ़ी लोग जो है वो भी पिज़्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट लाने में काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़िटनेस के ऊपर ध्यान दीजिए। एक की मैसेज है कि फ़िटनेस इज़ ईजी, फन एंड फ्री। ऑब्वियस है कि अगर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसी बात ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपको फ़िट होना है तो आप जिम जाओ, आपको फ़िट होना है तो आप रनिंग करने के लिए कहीं बिल्कुल फील्ड में जाओ, मैदान में जाओ, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप जहाँ पे भी हो, जिस समय भी हो, अपने आप को फ़िट रख सकते हो, और ये बहुत सिंपल सी बात होती है। अगर आपको अपने जीभ पे कंट्रोल है, खाने पे कंट्रोल है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली अपने आप को फ़िट रख सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको जो है कैलोरी इंटेक नहीं करनी है। एक डे में आपको 1800 टू 2000 कैलोरीज़ इंटेक करनी है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसे इंटेक करो, और इस कैलोरीज़ में आपकी सारी विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन वगैरह सब होनी चाहिए। तो ये अब आपको डिसाइड करना है। साथ ही आपको पानी भी उतनी ही पीनी चाहिए, तो एक प्रॉपर लीटर्स ऑफ वाटर आपको लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखो कि एज अप्रोप्रिएट जो फिटनेस प्रोटोकॉल है इस 3 एज ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अगर आप 5 to 18 ईयर्स है, या फिर 18 to 65 ईयर्स है, या फिर 65 प्लस है, तो किस तरीके से आपको जो है अपने आप को फिट रखना है, ये WHO के द्वारा भी इंडोर्स किया गया है। फिट इंडिया ऐप की बात करें तो ये इसी पर्पज़ के लिए यहाँ पर लाया गया है।
ये फ्री है, अवेलेबल है इंग्लिश हिंदी में, और एंड्रॉयड और अगर आपके पास आईफोन है तो दोनों प्लेटफॉर्म में इसको यूज़ कर सकते हैं। यूनिक फीचर्स क्या है? यूनिक फीचर्स है कि हर एक इंडिविजुअल को यहाँ पे एम्पावर किया गया है कि वो अपने फिटनेस स्कोर को चेक कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो भी एज है उस हिसाब से आप कितने फिट है ये आप इस ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप और चेक योर फिटनेस लेवल। ओके, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग भी समझ पाओगे कि आप कितने फिट हो। फिटनेस प्रोटोकॉल फीचर भी है जो कि यूज़र को अलाउ कर रहा है, जो डिफरेंट एज ग्रुप के हैं, कि वो बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं जिससे कि अपनी जो भी फैट वगैरह है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो। हर एक को यहाँ पे डिफरेंट फूड है, डिफरेंट एक्टिविटी है, हाइड्रेशन नीड की ज़रूरत है। ऑब्वियस है आपका क्या एज है, आप कौन से जेंडर में हो, करंट आपका लाइफस्टाइल क्या है, बॉडी कंपोजिशन क्या है, उस बेसिस पे ही यहाँ पे बताया जाएगा कि आप किस तरीके के खाने खाओ, क्या एक्टिविटी करो। ठीक है, यहाँ पे एक माई प्लान करके फीचर है जिसमें कि आप अपने प्लान को भी यहाँ पे बता सकते हो और आपका करंट लाइफ स्टाइल क्या है। इट मीन्स कि कितना टाइम आप फिजिकल एक्टिविटी में दे रहे हो, पानी कितना पी रहे हो, कितने घंटे सो रहे हो, करंट वेट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी ये फिटनेस ऐप में। साथ ही एक्टिविटी ट्रैकर फीचर भी है जिसमें कि एप्लीकेशंस में आप यूज़र्स को काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो अपनी डेली एक्टिविटी लेवल को वो ट्रैक कर सके। ठीक है, रियल टाइम स्टेप ट्रैकर भी है जिससे कि इंडिविजुअल को ये हेल्प हो पाएगा कि आप कितने घंटे चल पा रहे हो। स्मार्ट वॉच का ये पूरा काम है ये ऐप। तो अगर आपके पास स्मार्ट वॉच नहीं है तो ये ऐप भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हो। ओके, WHO के द्वारा ये नोटिफाइड किया गया है इस ऐप को। तो ये जस्ट आपके जो है ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका एक बताया गया, तो इसको ज़रूर आप लोग देख सकते हो जस्ट टू चेक योर फिटनेस लेवल। और आपको फिर सजेस्ट भी किया जाएगा, देखिए हेल्दी रहिएगा, हेल्थ इज़ वेल्थ, मनी इज़ नॉट वेल्थ। आपको इस कोरोना के टाइम पे ये तो समझ में आ गया होगा कि आप लोग जितने भी पैसे कमा लो वो एक समय के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ होगा, दैट इज़ राइट। बट आपकी अगर इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है ना तो वो सारी चीज़ें जो है ना उन सब के ऊपर है। तो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, हेल्थ इज़ वेल्थ है। तो इस हेल्थ पे इतना ध्यान दीजिए कि आप लोग जिस भी एज में हो ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोडक्टिव वर्क कर पाओ। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है रीडिफाइनिंग साइंस कम्युनिकेशन। इंडिया का जो साइंस पॉपुलराइजेशन एजेंडा है वो अचीव किया जा रहा है बहुत तरीके से, और सेवरल टू वे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे आपको स्पेसिफिक अप्रोच देखने को मिलेगा। यहाँ पे रोबस्ट नॉलेज लीड जो टूल है जिसमें कि 3 म्यूचुअली आपको पब्लिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होते हुए देखने को मिलेगा। पहला है कि एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन यहाँ पे क्रिएट करना है, फॉस्टर करना है। साथ ही साथ इसके साथ आप देखो कि बिल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए कि लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करें। और थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे नॉलेज इनरिचमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर आपके हाथ में साइंस है, क्योंकि आपके हाथ में साइंस है तभी आप मेरी लेक्चर देख पा रहे हो, तो इस साइंस का आप कितने इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो, तो ये भी डिपेंड करता है। कोविड-19 जो है हर किसी को अफेक्ट किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। स्टैंडर्ड लाइफ पैटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ है, यानी कि जो भी आपका लाइफ पैटर्न था अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आप बाहर जाते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है लोगों के करीब आने में डर लगता होगा कि कहीं ना कहीं जो है सोशल डिस्टेंसिंग अपने माइंड में ही आ जाता है। मास्क आप वेयर करके चलते ही होंगे, कहीं ना कहीं आप सैनिटाइज़र भी यूज़ करते होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों को लेकर चल रहे हो, तो फ्रीली अगर घूम रहे हो तो फिर इसका तो कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो आपके हैबिट में चेंज आ ही गया होगा। तो यही बात यहीं पे भी कही जा रही है कि हम लोग जो है वेट कर रहे हैं वैक्सीन और बूस्टर वैक्सीन का। तो ऑब्वियस है सबकी यहाँ पे सेकंड डोज़ हो चुकी होगी। तो आप लोग की कौन कौन सी डोज़ यहाँ पे कंप्लीट हुई है कमेंट बॉक्स में आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग सबको इस सेकंड डोज़ भी ले लिए होंगे, अपनी वैक्सीन की जो डोज़ है उसको कंप्लीट कर लीजिए, आपके लिए ही बेस्ट रहेगा। साथ ही अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है और जिस तरीके से रैशनल आउटलुक है, चाहे वो विज्ञान प्रसार हो, चाहे साइंस कम्युनिकेशन, पॉपुलराइजेशन और एक्सटेंशन हो, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि नहीं। साथ ही अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तो सबसे पहले विज्ञान प्रसार है। जब से ये आया है तब से आप लोग देखो कि काफ़ी ज़्यादा इसको यूटिलाइज़ किया गया है। एक साइंटिफिक अवेयरनेस है, रैशनल नॉलेज एक्सेसिबल है ये सारे लोगों को, यानी कि विज्ञान प्रसार है। यहाँ पे नॉलेज की आप देख सकते हो कि एक फ़्लो है जो कि सारे लोगों को मिलता है। इसको लॉन्च किया गया है 2, यहाँ पे आप देखो कि क्रिटिकल इनिशिएटिव जो कि 2020 में लाया गया। एक तो है DD साइंस, 1 घंटे का यहाँ पे डेली डेडिकेटेड स्लॉट होता था 5 से 6 बजे के बीच में, और जो कि दूरदर्शन नेशनल चैनल पे देता था। सेकंड है कि इंडिया साइंस है, एक इंटरनेट बेस्ड 24/7 साइंस TV चैनल था। तो इस 2 तरीके से इसको लाया गया। साथ ही आप देखो साइंस को जो है इंडियन लैंग्वेज में पॉपुलराइज़ किया गया। विज्ञान भाषा, ये एक आप लोग देख सकते हो कि ये भी आपका विज्ञान प्रसार जो है वो सिस्टमेटिक अप्रोच ही है, जिसमें कि विज्ञान भाषा है। इट मीन्स कि साइंस कम्युनिकेशंस को यहाँ पे लाया गया इंडियन लैंग्वेजेस में।
ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही साइंस को पढ़ो। साइंस पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। आप जिस भी लैंग्वेज से में समझ पा रहे हो उस लैंग्वेज में आप साइंस को पढ़ो, लेकिन साइंस को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि अगर साइंस आप पढ़ रहे हो ना तो आप काफ़ी चीज़ों से अवेयर रहोगे। उसी के बाद साइंस आप देखो प्रिंट और पब्लिशिंग में भी है। इट मीन्स कि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, इंडियन लैंग्वेज में भी है। यहाँ पे 300 स्ट्रॉन्ग टाइटल लिस्ट है बुक्स की, जो कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको इश्यूज़, थीम्स और साइंस ऑथर्स के बारे में देखने को मिलेगा, कम्युनिकेटर्स के बारे में देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको किताबों में भी देखने को मिलेगी। फैसिलिटेट किया गया है न्यू वर्ल्ड को। इट मीन्स कि न्यूज़ सर्विसेज हैं, इंडियन साइंस न्यूज़ और जो फीचर साइंस है, इंडियन साइंस वायर्स है, जो कि कुछ सक्सेस और जो प्रोग्रेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमारे देश में, उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। फिर साइंस फिल्म फेस्टिवल भी आप लोग देखते हो कि ये जो फिल्म्स हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है साइंस कम्युनिकेशन का, क्योंकि अगर साइंस से रिलेटेड जैसे आप देखते हो कि रोबोट वगैरह है, तो ये सब जो मूवी देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो साइंस जो बेस्ट मूवीज़ होती है वो भी आपका फेस्टिवल लगाया जाता है, जिससे कि लोग जो है ना मूवीज़ देख के साइंस को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएँ। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो ये आप देख सकते हो विज्ञान प्रसार नेटवर्क ऑफ साइंस क्लब है। ये बहुत बड़ी यहाँ पे आपको क्लब देखने को मिलेगी, जिसमें कि हर एक तरीके के लोग, हर एक फील्ड से लोग यहाँ पे आते हैं इस क्लब में और अपनी जो कला है उसको ये दिखाते हैं। तो इंगेज विद साइंस ये एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, जिसका एम है कि स्कूल के टीचर्स हो या स्टूडेंट हो, उनको यहाँ पे साइंस टीच करना है और सिखाना है बहुत सारे फ़न की तरीके से। साइंस देखिए ऐसा नहीं है कि आप रट्टे मारिए कि कुछ भी चीज़ को लेकर आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। साइंस आपको आंखों से दिखेगा। तो जिस दिन आप साइंस को समझने लगोगे, आंखों से देखने लगोगे, उस दिन साइंस आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ओके, सो दिस इज़ अ स्मॉल आर्टिकल्स था जिसमें कि आप लोग यहाँ पे साइंस के बारे में थोड़ी बहुत समझ पाए। अब आते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, अब ये थोड़ा सा आपको इन्वायरमेंट की तरफ फोकस करेगा। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करेंगे। एनर्जी, जो कि आपको पता है कि किसी भी देश के इकॉनमिक ग्रोथ का एक इंजन होता है, और जब कंट्री आगे बढ़ती है यानी कि डेवलपमेंट के पाथ में बढ़ती है तो काफ़ी ज़रूरी होता है कि हर एक एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उस देश में। एनर्जी हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये पैरेलल आप देखो कि ह्यूमन पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड जो है वो स्टिल डिपेंडेंट है फॉसिल फ्यूल्स में, है कि नहीं। हमारे देश में भी आप देखो कि सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जाता है, जिसमें कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ जो कंज्यूम्ड एनर्जी है वो सप्लाई किया जाता है। इकॉनमीज डिपेंडेंट होते हैं एनर्जी में, जो कि जिसके कारण आप देखो कि एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू आपको हर देश में देखने को मिलेगा। एनर्जी सिक्योरिटी कहने का मतलब है कि हर एक देश में, जैसे हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या है कि एक सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए और हर एक फॉर्म में हो और अफोर्डेबल प्राइस में हो। आप लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो उतनी ही ज़्यादा दिल टूट जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आज की डेट में महंगी होती जा रही है और आप लोग हमेशा जब बिल देखते हो तो फिर लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा बिल देना पड़ रहा है या फिर जो भी है। तो अफोर्डेबल प्राइस होनी चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की और हर एक लोगों तक इस एनर्जी फॉर्म में प्रोवाइड होना चाहिए। ये जो कंडीशंस है ना, ये वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा अगर एनर्जी यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे तो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब है कि देखिए हमारे देश में आज के डेट में हम लोग कहते हैं कि इंडिया डेवलप हो रहा है, लेकिन कैसे डेवलप हो रहा है? एक तरफ आप लोग देखोगे कि हम लोग साइंस के फील्ड में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग देखो कि हम लोग वही हंगर के फील्ड में बहुत पीछे हैं। हम लोग भूखमरी में, हम लोग जो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से भी पीछे है। तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? हम लोग अपने देश में लोगों को, बच्चों को एक समय का खाना भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। या फिर आप लोग देखो कि हमारे देश में पेड़ों की कटाई कितनी ज़्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा इमिशन हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और क्लाइमेट चेंज की इश्यूज़ हो रही है कि नहीं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि हम लोग जो आज की डेट में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका उस तरीके से उपयोग करें कि आगे आने वाले जनरेशन्स को वो सारी चीज़ें मिल सकें। ऐसा नहीं है कि हम ही लोग यहाँ पे खा पी के चटपट करके सब चले जाएँ। आगे आने वाली जनरेशन्स को ना ही ढंग के यहाँ पे पानी मिले, ना ही ढंग का यहाँ पे हवा मिले, स्वच्छ हवा ना मिले, पीने के लिए पानी ना मिले, क्योंकि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम लोग इतना कर रहे हैं। ओशन में आप देखो तो प्लास्टिक भरे पड़े हैं, जानवर के अंदर अगर आप देखो तो प्लास्टिक वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो रहा क्या हमारे इस अर्थ में? और जितनी भी आप लोग बीचेस वगैरह देखते हो सब गंदा पड़ा है, तो फिर क्या रहा हमारे देश में? तो इसलिए ऐसा करना चाहिए कि आगे आने वाले जनरेशन्स को हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट दें। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो हो लेकिन सही तरीके से हो।
तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है। और आज के डेट में आप देखो तो हम लोग जो फ्यूल है, इट मीन्स कि क्रूड ऑयल है, उसको काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंपोर्ट करते हैं और उसी के बेसिस पे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है। तो मेजर जो फ्यूल है इंडिया का वो एनर्जी आप देखो मिक्स है। कोल का 55% है जो कि मेजर पोर्शन है जिससे कि हम लोग अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी है जिसमें कि 3% है। रिन्यूएबल एनर्जी है जिसमें कि 20% है। रिन्यूएबल एनर्जी कहने का मतलब है कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उससे हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करना। सन है तो सोलर एनर्जी है, वाटर है तो हाइड्रो एनर्जी है, हवा है तो विंड एनर्जी है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करना है रिन्यूएबल एनर्जी के हेल्प से। इंडिया का प्लान है कि हम लोग इकॉनमी ग्रोथ जो है 8% एनुअली रखें। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो हर साल बढ़ते ही जा रहा है। मोर एंड मोर हम लोग रिन्यूएबल पावर सप्लाईज कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी है। और 1/3 इंडिया का पॉपुलेशन जो है आज भी आप देखो कि कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। तो 1/3 पॉपुलेशन जो है आज भी यहाँ पे अंधेरे में जी रहा है। एनर्जी शॉर्टेज अगर इंडिया में देखें तो ये कंटिन्यू है, यानी कि आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग देखें कि हमारे देश में एनर्जी शॉर्टेज की जो यहाँ पे समस्या है वो बढ़ती जाएगी। और उस समय भी इंडिया जो है एक इमर्जिंग कंट्री होगा और हमें जो है मिडिल ग्राउंड यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी के बीच में हम लोग फंसे रहेंगे, जिसमें हम लोग को ज़रूरत है कि हम लोग अपनी एनर्जी मिक्स को चेंज करें। तो आज की डेट में आप देखो कि हम लोग कोल के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट है। कोला लिख रही हूँ मैं तो बताओ ये क्या हो रहा है। कोल के ऊपर ज़्यादा डोमिनेट है। क्लीनर होना चाहिए, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए जो कि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देखो कि ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी है। तो आज के डेट में देखें तो ओनली 3% जो इंडिया का टोटल इलेक्ट्रिसिटी है वो इससे आता है, बट लाइकली टू गेन इंपॉर्टेंस। और इससे जो हमारे इंडिया की डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर ये कम हो पाएगी। बात करते हैं हम लोग अपने देश में न्यूक्लियर पावर के बारे में। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में कमर्शियल न्यूक्लियर पावर की प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुई, तो 1969 से। और 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी स्टेजेस होते थे। तो ये स्टेज जो है इट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम थी इसमें क्या था कि फ्यूल जनरेटर जो है वो यहाँ पे स्पेंड होते थे वन स्टेज से, जो कि यहाँ पे फिर से साइकिल होता था, फिर से रिप्रोड्यूस होते थे एंड देन इसको नेक्स्ट स्टेज ऑफ साइकिल में इसको इस्तेमाल किया जाता था जिससे कि पावर प्रोड्यूस होती थी। सो इतना ज़्यादा मैकेनिज्म आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट की जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पूरी मैकेनिज्म लिखी गई है। 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन प्रोग्राम भी था हमारे इंडिया में, जो कि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हमारी कंट्री की वास्ट रिजर्व है थोरियम 222 इसको बेटर तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ करें। तो ये याद रखनी है कि हमारे देश में थोरियम बहुत ज़्यादा मिलती है, तो इसकी जो वास्ट रिजर्व है उसको बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करना है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है थोरियम की। तो ये सारे आप लोग देखो कि की पॉइंट्स होते हैं, प्लीज़ नोट डाउन दिस ऑल द की पॉइंट्स बिकॉज प्रीलिम्स में इस तरीके की स्टेटमेंट मिल जाएगी या फिर आपको स्टेट पीसीएस में भी इस तरीके की स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। सो 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है हमारे देश में थोरियम का। तो थोरियम अगर हम लोग देखें तो फ्यूल के जैसा यूज़ नहीं कर सकते नेचुरल स्टेट में, लेकिन हम लोग को क्या करना होता है ना कि थोरियम को कन्वर्ट करना पड़ता है। इट मीन्स कि इसको यूज़ करने के लायक बनाना पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी मददगार होते हैं। और जो न्यूक्लियर पावर है ना वो यहाँ पे थोरियम रिजर्व से भी प्रोड्यूस होते हैं। तो जो डॉक्टर होमी जे भाभा है, जिनको हम लोग फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम कहते हैं, इनके द्वारा एक अच्छा खासा 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसकी रोड मैप बनाई गई थी। फर्स्ट स्टेज में कहा गया था कि यहाँ पे प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर होंगे जिसको हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जो नेचुरल यूरेनियम है उससे। उसके बाद अगर सेकेंड स्टेज देखें तो यहाँ पे कहा गया था कि जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें हम लोग एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्लूटोनियम का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन करेंगे। तो ये सेकंड स्टेज है। वहीं अगर हम लोग फाइनल स्टेज इट मीन्स कि 3rd स्टेज ऑफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे प्लूटोनियम 239 का यूज़ के बारे में कहा गया है कि इसको हम लोग सेकेंड स्टेज से रिकवर करेंगे और फिर फाइनल स्टेज में यहाँ पे थोरियम 222 के साथ इसको मिक्सअप करके फिर हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये याद रखना है कि 3 स्टेज जो न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन प्रोग्राम है इसमें फर्स्ट स्टेज में आपका क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे नेचुरल जो यूरेनियम है उसको इस्तेमाल करना है। सेकेंड स्टेज में क्या है कि प्लूटोनियम को इस्तेमाल करना है। देन 3rd स्टेज में क्या है कि प्लूटोनियम को यहाँ पे जो हमारे यहाँ आपको थोरियम देखने को मिलेगा उसके साथ इसको मिक्सअप करके हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे हमारे यहाँ यूज़ होगा और ये 3 स्टेजेस थी, तो इसको ध्यान रखना है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हो।
नेचुरल यूरेनियम है, इसको इस्तेमाल किया गया। फिर प्लूटोनियम है, फिर सेकेंड स्टेज में प्लूटोनियम है, इसमें यूरेनियम भी है। फिर यूरेनियम और थोरियम को इस्तेमाल किया गया और प्लूटोनियम को इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए थर्ड स्टेज में। ठीक है, साथ ही आप लोग देखो कि हमारे देश में ये भी प्लान हो रही है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जो आज के डेट में हम लोग इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग तक गांव तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, तो इस लेवल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है। आगे आने वाले में अगर हम लोग 2 डिकेड में देखें 20 ईयर्स में, तो इंडिया एक्सपर्टीज़ बन जाएंगे फास्ट रिएक्टर में और जो थोरियम फ्यूल साइकिल है उसमें। ठीक है, और फिर हम लोग जो है यहाँ पे वर्ल्ड लीडर भी बन सकते हैं न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी में। न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें हम लोग अपने देश में, तो हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और ये काम करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत। यहाँ पे आप लोग देखो कि न्यूक्लियर पावर जनरेशंस जो हमारे देश में है ना, उनकी ये टास्क होती है। आज के डेट में 22 हमारे यहाँ ऑपरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर है देश में, और टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो 6780 यहाँ पे आपको मेगावाट देखने को मिलेगा। वहीं अगर कंट्री की फर्स्ट 2 रिएक्टर देखें तो थारापुर में है, जो कि महाराष्ट्र में है। ये काफ़ी आप देखो कि इम्पॉर्टेंट भी है। और इंडिया में अगर हम लोग देखें प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर जो है, ये प्लांट बनाने की बात की जा रही है और फर्स्ट 220 मेगावाट की कैपेसिटी सेटअप की गई है। कहाँ, राजस्थान में, जो कि आपको देखने को मिलेगा और कनाडा के कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी अगर राज्यों से इस राज्यों से भी बिलोंग करते हो तो भी आपके लिए ये जानकारी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई है। 1990s से ये बताया गया कि इंडिया का जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इंजीनियर्स है वो काफ़ी रेडी थे कि हमारे यहाँ जो 220 मेगावाट तक का जो यहाँ पे स्केल अप करना है वो यहाँ पे करते ही जाएंगे। और इसी के साथ साथ इंडिया जो है रशिया का मदद भी लिया। हम लोग रशिया की मदद से यहाँ पे 1000 मेगावाट कैपेसिटी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर को भी यहाँ पे बनाया है। और कहाँ पे है ये, तमिलनाडु के कुंडनकुलन में। ठीक है, तो ये 2014 से स्टार्ट है। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें तो 22 रिएक्टर है, जिसमें कि टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी है, तो 6780 मेगावाट है। सक्सेसफुल ऑपरेशन हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जो PSU है उसका। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो खाकरा पर जो फर्स्ट रिएक्टर थे हमारे यहाँ, फर्स्ट रिएक्टर ये आपको देखने को मिलेगा, जिसको 2020 में कमीशन किया गया और करेंटली ये टेस्ट हो रहा है इसकी। इट मीन्स कि कमर्शियल ऑपरेशन से पहले जो है इसको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है आपको। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेलिवेंस क्या है न्यूक्लियर पावर का, तो काफ़ी बार क्वेश्चंस रेज होते हैं कि क्यों इंडिया कंटिन्यू कर रही है। इट मीन्स कि अपने न्यूक्लियर पावर में इन्वेस्ट करी है इवन आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ इट्स एंट्री। इट मीन्स कि अभी भी हम लोग न्यूक्लियर पावर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ये हम लोग देखो कि ओनली 2 to 3% जो नेशनल की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसी में ये न्यूक्लियर पावर सिर्फ यहाँ पे कंट्रीब्यूट करता है। तो क्या हमें मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन पे फोकस करना चाहिए? तो ये बातें कई बार क्वेश्चन अराइज होती है, बट कोई बात नहीं, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगी, मोर देन 20%। बट मेजर कंसिडरेशन ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप देखो यहाँ पे करेंटली इंडिया में नियरली 63% टोटल एनर्जी जनरेशन है जो कि थर्मल सोर्सेज से होता है, और नियरली अगर 55% अगर हम लोग देखें तो हमें ये कोल की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और रेस्ट ऑफ दी जो ज़रूरत है वो गैस से पूरी हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है ये लो कार्बन फुटप्रिंट है। यहाँ से कार्बन इमिशन आपको लो देखने को मिलेगा। लार्ज स्केल यहाँ पे कोयला का इस्तेमाल होता है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम लोग बहुत देख रहे हैं। उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो कि एक क्रिटिकल इश्यूज़ आज के डेट में बन चुका है, जिसके कारण एयर पॉल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया का पर कैपिटा अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन इमिशंस देखें तो 1 से 1.2 टन तक है। 20 टन पर कैपिटा जो है वो यहाँ पे यूएस का होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसके कंपैरिजन में कार्बन इमिशंस जो है हमारे यहाँ बहुत ही कम है। जिस तरीके से अगर हमारी इंडियन इकॉनमी ऐसे ही ग्रो करते रहेगी और अगर हम लोग यहाँ पे कोयला के ऊपर और कार्बन डिपेंडेंट रहेंगे तो कार्बन इमिशंस जो है वो हमारा बढ़ते ही जाएगा। तो इससे हमारे जो नेशनल एक्सपेंडिचर है, जो हमारे देश का खर्चा है डोमेस्टिक इन्वायरमेंट और हेल्थ मेजर्स में, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ता भी जाएगा। तो इसलिए इंडिया का जो ग्लोबल ऑब्लिगेशंस है ये भी देखने को मिलेगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम लोग देखें तो ये मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव है हमारे लिए। ठीक है, ओके। तो इसलिए आप समझ सकते हो कि थर्मल पावर प्लांट से कितना ज़्यादा पॉल्यूशन, बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी को एक बेटर ऑल्टरनेटिव लेकर चलते हैं। वहीं अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो ये तो बहुत ही बेटर है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, एक नेचुरल चॉइस भी हो सकता है हमारे देश के लिए। इसकी लिमिटेशन को हमें समझना चाहिए। पहली क्या है कि सोलर और जो विंड एनर्जी जनरेशन है ये लैंड इंटेंसिव है।
सेकेंडली अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कम्प्लीटली इंडिजिनस है, ये हमारे देश का है। सोलर प्लांट एक डिपेंडेंसी हमें हमारे लिए एक लेकर आएगा कि हम लोग जो है जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको इंपोर्ट करें, मटेरियल को इंपोर्ट करें, जैसे कि फोटोवोल्टाइक सेल की ज़रूरत होती है, बैटरी की ज़रूरत होती है। साथ ही हम लोग जितनी भी ऊर्जा एनर्जी को प्रोड्यूस किए हैं तो उसको स्टोर करना है, तो स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज इक्विपमेंट की भी हमें ज़रूरत होगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होना होगा। अनदर अगर सोलर और विंड पावर जनरेशन रिलेटेड अगर हैंडीकैप देखें तो ये भी हमारे एनर्जी स्टोरेज में है, जो कि हमें अनसुइटेबल बनाता है कि हम लोग इस तरीके के सोर्सेज ऑफ एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी को बेस लोड बनाएं। तो ये सारे चैलेंजेस है जिसमें कि आज भी देखो कि रिन्यूएबल एनर्जी जो कहा जाता है कि हम लोग को रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्ट होना चाहिए, तो रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन बेसिक क्या है कि अब हम लोग जो है दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होना चाहते हैं। अब हम लोग जो है अपने देश में सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो जब हम लोग बाहर की चीज़ों की इंपोर्ट को कट कर रहे हैं तो क्यों हम लोग फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट हो पाए। ठीक है, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम लोग अपने देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तब जाकर हम लोग अपने रिन्यूएबल एनर्जी की टारगेट को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, वैसे आप लोग देख ही रहे हो कि 2022 तक जो है सरकार के यहाँ पे टारगेट है कि 175 गीगावाट तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी अचीव करनी है। फिर उसके बाद 2030 तक आप देखो कि यहाँ पे 450 गीगावाट हो चुका है। अभी भी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हम लोग इन दोनों टारगेट को अगर हम लोग अचीव कर लेते हैं तो 850 गीगावाट का रखा जाएगा 2050 तक। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, जो कि हम लोग यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को लेकर जो परेशान है और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर परेशानी है, उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव बताया गया है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। कंक्लूजन आप लोग देख लो, इस तरीके की कंक्लूजन जहाँ भी मैं बताती हूँ वो आप लोग अगर कहीं पे भी इस तरीके का टॉपिक से रिलेटेड मेंस क्वेश्चन लिखते हो तो उसके आंसर में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है और इसकी इकॉनमी जो है ये डोमिनेटेड है किससे, मैन्युफैक्चरिंग से और सर्विस सेक्टर से, जो कि एनर्जी इंटेंसिव है। तो इंडिया की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 100 फोल्ड इंक्रीज़ हुआ है जब से हम लोग जो है स्वतंत्र हुए हैं, और आज के डेट में देखें तो थर्ड लार्जेस्ट हम लोग प्रोड्यूसर भी है इलेक्ट्रिसिटी के पूरे वर्ल्ड में। और साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2018-19 में जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थी वो यहाँ पे लो थी। अगर इसको हम लोग कनाडा से यहाँ पे कंपेयर करें तो देख सकते हैं कि कितना पुअर है कनाडा का और कहाँ हमारा है कि नहीं। तो इसलिए पर कैपिटा जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होती है, हर एक इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, वो हमारे देश में बहुत कम है। वहीं आप लोग यूएस की भी देख लो कि कितनी ज़्यादा है, वहीं चाइना की आप लोग देख सकते हो तो थोड़ा कम है, लेकिन हम इनसे भी पीछे हैं। तो इसलिए ये बातें कही गई है। अगर ये सारी जो रिक्वायरमेंट है जो कि इंडिया के लिए चॉइस होगा, तो नॉट बिटवीन न्यूक्लियर और रिन्यूएबल बट टू इंक्लूड ऑल अवेलेबल सोर्सेज, जो भी अवेलेबल सोर्सेज है वो हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव कहा जा सकता है। कंट्री की जो डेमोग्राफिक ग्रोथ है, अगर हम लोग देखें कि यंग पॉपुलेशन की क्या एस्पिरेशन है, तो हमारे यहाँ इंडिजिनस जो फ्यूल रिसोर्सेज है उसकी कमी देखने को मिलेगा। क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम एक अगेन वेरी सेवियर प्रॉब्लम है। तो हम लोग को लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलना होगा और एक कमिटमेंट लेकर आनी होगी, जिससे कि हम लोग सेफगार्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपकमिंग जनरेशंस को प्रोवाइड कर सकें, वो भी सारे रिसोर्सेज के अवेलेबल होने के साथ। सो दिस इज़ अ वेरी नीट एंड क्लीन एंड ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आप लोग कह सकते हो, जिसको आप लोग डायरेक्टली अपने आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है हिमालयन फ्लड। तो हिमालयन फ्लड जो कि वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ कंसर्न है। तो रिवर जो भी यहाँ पे हिमालय से ओरिजिनेट होती है उसे हम लोग लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि ये 1/5 अगर आप लोग देखो तो ग्लोबल पॉपुलेशन इसी रिवर्स के चारों ओर जो है वो सिचुएटेड है। लार्ज फ्लड की भी सिचुएशन है जो कि आज की डेट में काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रही है इन सारे रीजन में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन होते जा रहा है। अर्बनाइजेशन कहने का मतलब है कि शहरीकरण, तो इससे जो है डिजास्टर्स फेज जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये आर्टिकल में एक ब्रीफ अकाउंट दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो लेटेस्ट टूल ये इस्तेमाल हो रहे हैं फ्लड मॉनिटरिंग करने के लिए और फ्लड मैपिंग करने के लिए, जिससे जो प्लानर है उनको काफ़ी हेल्प मिल पाएगा। तो फ्लड से रिलेटेड आप लोग देख सकते हो कि स्टेट पीसीएस के मीन्स और यूपीएससी के मीन्स में कई बार क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको यहाँ से बहुत सारे क्लू आंसर मिल सकते हैं। तो अगर हम लोग हिमालय की बात करें तो बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं कि 2400 किलोमीटर है वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ पे विड्थ आप लोग देख सकते हो कि 200 से 400 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही अगर हम लोग देखें तो रिवर इंडस है जो कि वेस्ट फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्र है जो कि ईस्ट फ्लो करती है, गंगा रिवर है जो कि ये सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगा हिमालय के। तो ओवर लास्ट फ्यू डिकेड्स में हम लोग देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा है और लोग जो यहाँ पे माउंटेन बेल्ट में रह रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है।
तो पास्ट 50 ईयर्स में हम लोग देखें तो नंबर ऑफ़ जो पीपल जो हिमालय रीजन में रह रहे हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। कहाँ 19 मिलियंस थे, आज के डेट में 52 मिलियन हो चुके हैं। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी यानी कि 2061 में ये 260 मिलियन तक लोग जो है हिमालय वाले रीजन में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर हम लोग बात करें जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब है कि सरफेस और जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर है बोथ आर इंक्रीजिंग। तो टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ जो है आप लोग देखो कि जो एटमॉस्फेरिक एनर्जी है और जो टोटल प्रेसिपिटेशन है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, जिसके कारण जो है माउंटेन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो चुकी है। और जो अर्बन सेंटर यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं इसके कारण एक परफेक्ट कंडीशन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण कई बार डिजास्टर्स फेस हो रही है। 2010 की फ्लड तो याद है लेह का, 2013 का केदारनाथ फ्लड, इसके ऊपर मूवी भी बनी है, आई होप कि आप लोग देखे होंगे। 2021 की ऋषिगंगा फ्लड जो इस साल आपको देखने को मिला। ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग देखिए कि एक्सट्रीम रेनफॉल हो रहे हैं और हिमालय वाले रीजन में काफ़ी लोगों की जान जा रही है, हमारी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पे बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर हिमालय की बात करें तो हिमालयन बेल्ट जो कि टेक्टोनिकली है और ये डिवाइड किया गया है आपका नॉर्थ एंड साउथ में। इंडस सिस्टर जोन आपको देखने को मिलेगा जो कि लद्दाख का है, थेथियान हिमालय है, हायर हिमालयन क्रिस्टलाइन जोन है, लेसर हिमालय है, शिवालिक ऑफ आउटर हिमालय है। तो इस तरीके से पूरा हिमालयन रीजन जो है उसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिक बातें बताई गई है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं जो कि आपके काम की चीज़ है, सिर्फ वही बात करेंगे। यहाँ पे पूरी तरीके से स्टोरी दी गई है कि कहाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा हाइट है, क्या कैचमेंट एरिया है, ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में है, गंगा रिवर के बारे में। तो इतनी बेसिक बातें आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना आप लोग अपने NCERTs वगैरह में भी पढ़े होंगे। मेन बात आप लोग समझिए कि फ्लड का क्या कारण है हिमालय में। तो कुछ यहाँ पे सम कॉजेज़ बताए गए हैं, जैसे कि बड़ी पैमाने पे जो यहाँ पे आपका बाढ़ आता है, इसमें देखो कि इंटेंस रेनफॉल इवेंट, शॉर्ट टाइम में ज़्यादा अगर रेनफॉल होती है तो वो एक कॉज ऑफ कंसर्न होते हैं कि उस एरिया में आपके पानी भर जाते हैं। लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड जो है होती है जिससे कि आप देखो कि लैंडस्लाइड डैम लेक आउटबर्स्ट हो जाते हैं, ग्लेशियर डैम्ड लेक आउटबर्स्ट देखने को मिलेगा, और क्लाउड बर्स्ट, इट मीन्स कि जो बादलों का फटना होता है उसके कारण भी आप देखो कि शॉर्ट डिस्टेंस में शॉर्ट टाइम में बहुत ही इंटेंस रेनफॉल होते हैं। सो दीज आर द सम कॉजेज़ बताई जा रही है फ्लड होने का। ठीक है, अगर हम लोग वार्मर और स्ट्रेनन मानसून ईयर में देखें तो जो सदर्न फ्रंट है हिमालय का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलेंगे, तो ये भी फ्लड का रीजन हो जाता है। साथ ही आप देखते हो कि फ्लड में अगर आप लोग बिहार और आसाम वाले रीजन में देखोगे तो वहाँ पे भी फ्लड की प्रॉब्लम हर एक साल की है, वो हर साल की भांति इस साल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम होती है, ये आप लोग देख सकते हो ये फिगर जब फ्लड जैसी सिचुएशन अराइज होती है। यहाँ पे फ्लड मैपिंग की अगर हम लोग बात करें तो जब फ्लड को मैप किया जाता है ना तो इसमें 4 एलिमेंट देखे जाते हैं। वर्टिकल राइज, इट मीन्स कि जो रिवर की लेवल है वो कितना राइज हुई है फ्लड के कारण। रेट ऑफ राइजिंग ऑफ फ्लड, इट मीन्स कि जो फ्लड की जो किस तरीके से ये आपका बाढ़ आ रहा है तो उसकी पानी किस तरीके से किस रेट से राइज हो रही है। फ्लो वेलोसिटी, इट मीन्स कि जो रिवर फ्लो हो रही है, जैसे कि आप देखते हो कि यहाँ पे हिमालयन से रिवर आप लोग देख सकते हो कि इस तरीके से बहुत हाई स्पीड से फ्लो हो रही है, तो फ्लो इंटेंसिटी कितनी है या फिर फ्लो वेलोसिटी कितनी है। और साथ ही लैटरल इनंडेशंस ऑफ फ्लड प्लेन, यानी कि कितनी यहाँ पे। तो ये 4 आपकी एलिमेंट है जिसको ध्यान रखना है कि कितना रिवर लेवल पे राइज़ हो रहा है, वर्टिकल राइज कितना हो रहा है, रिवर की यहाँ पे वेलोसिटी फ्लो कितनी है, रेट ऑफ राइजिंग कितनी है, किस रेट से ये राइज़ हो रहा है, और कितने यहाँ पे लोग हैं। इट मीन्स कि लैटरल इनंडेशन फ्लड प्लेन में कितने यहाँ पे लोग जो है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे आप देखो कि जो कहा जा रहा है कि वर्टिकल राइज इन लेवल रिवर लेवल, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट करने की ज़रूरत है फ्लड लेवल का, वो भी रिवर्स में और स्ट्रीम में, जो कि नॉर्मली यहाँ पे रिवर गॉजिंग स्टेशन के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो गॉजिंग स्टेशन है ना, अब ये इक्विप किया गया है स्टेट ऑफ आर्ट जिसे हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन्स कि 2 गैजेट के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो यानी कि गॉजिंग स्टेशन को यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ इसको कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि अगर यहाँ पे आप देखो कि जो ये गॉजिंग स्टेशन है, मान लो इसको मोबाइल से कनेक्ट कर दिया गया है, यहाँ पे अगर ये आपका एक थ्रेशोल्ड है तो यहाँ तक अगर पानी की लेवल पहुँचती है तो ये ऑटोमेटिकली मोबाइल में एक मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हो, या फिर टोन बजने लगेगी। रडार है, रडार से भी हेल्प हो रही है, जिससे कि जो लोकेशन है जहाँ पे इंटेंस रेनफॉल हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, या फिर टेम्प्रोरी
इवोल्यूशन हो रहा है स्टॉर्म का, तो उसकी लोकेशन भी ट्रैक हो रही है। जिस रेट से ये राइज़ हो रही है फ्लड, ये भी एक फंक्शन है कि कैसे ड्रेनेज नेटवर्क एफिशिएंटली डिलीवर कर रहे हैं सरफेस रन ऑफ को। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू यहाँ पे देखा जा रहा है, ये मैपिंग की जा रही है। साथ ही असेसमेंट जो है यहाँ पे आप देखो कि टाइम लैग है, जो कि एक ऑल्टरनेटिव अलर्ट सिस्टम है और इवैक्यूएशन है जो फ्लड का कारण आपको देखने को मिल रहा है। ये एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स की जो रीजनल हाई इंटेंसिटी रेनफॉल है ये भी यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं कि ग्रेजुअल राइज ऑफ जो फ्लड लेवल है। वहीं अगर हम लोग देखें तो कुछ इवेंट है जैसे कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिल रहा है। लेक यहाँ पे आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिल रहा है जिससे कि फास्टर रेट ऑफ राइज हो रही है। ग्लेशियर है, ग्लेशियर पिघल रही है और पिघलने के बाद जो पानी है वो भी यहाँ पे जो अगल बगल लेक होते हैं उसमें पानी भर रही है, जिसके कारण देखने को मिल रहा है कि लेक में जो है जो लेवल ऑफ वाटर थी वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इन मोस्ट केसेस देखने को मिल रहा है कि जो फ्लड लेवल ऑब्जर्वेशन है इसको 100 ईयर्स से पहले जो है सिंक्रोनाइज नहीं, ये आपका क्रॉनिकल्ड नहीं है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे इतना इनफ नहीं है कि हम लोग लॉन्ग टर्म वेरिएबिलिटी को समझ सकें। बट जो भी यहाँ पे सिस्टम वगैरह यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ इनफ टू अंडरस्टैंड एंड टू टैकल द फ्लड सिचुएशन। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और क्या क्या यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जो लैटरल एक्सटेंट है फ्लड इनंडेशन का, इसको भी मैप किया जा रहा है सैटेलाइट इमेज से और लीडार से। तो ये सारे कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं जिसके थ्रू आप लोग देखो कि हर एक तरीके से हमारा जो फ्लड है उसको मैनेज करने की बात की जा रही है। और डॉपलर करंट यहाँ पे प्रोफाइलर्स है, ट्रेसर है, फ्लोटर है, ये सारे भी यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। और डॉपलर करंट जो प्रोफाइलर है ये आपका मेज़र करेगा फ्लो इंटेंसिटी को लेकर, जो कि डिफरेंट डेप्थ में है, गहराई में डिफरेंट गहराई में यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। और साथ ही साथ एक और पैरामीटर है जो कि लार्जली इग्नोर किया जाता है, फ्लड सेडिमेंट लोड। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसको भी यहाँ पे देखा जाए कि फ्लड से जो है आप देखो कि काफ़ी सेडिमेंट्स आते हैं, तो वो कितने ज़्यादा जो है अपने साथ कचड़े वगैरह लेके आ रहे हैं, ईंट पत्थर और बहुत सारे जो सेडिमेंट्स है वो लेकर आते हैं। तो उसकी भी लोड को देखना ज़रूरी है क्योंकि उससे भी काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है। और ये जो सेडिमेंट लोड ऑफ फ्लड वाटर्स है इसको भी मेज़र किया जा सकता है। जो सेडिमेंट मॉनिटरिंग गॉज है या फिर सेंसर वगैरह है, जैसे कि लेज़र के साथ इसको इक्विप किया गया है इन सीटू स्कैटरिंग और ट्रांसमिटरिंग में, तो यहाँ पे भी इसको मेज़र किया जा सकता है। फ्लड वल्नरेबिलिटीज़ जो हिमालय में है उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखिए फ्लड जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, कोई भी नेचुरल डिजास्टर को हम लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसका जो इफ़ेक्ट है, उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो डैमेज यहाँ पे होता है ये सारे इफ़ेक्ट से इवेंट से, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को समझना होगा कि मेनली यहाँ पे ओरोग्राफी जो हिमालय का है वो कैसा है और पास्ट फ्लड इवेंट्स कैसे थे, उससे क्या क्या बर्बादियाँ हुई, तबाहियाँ हुई, क्या क्या कितने डैमेज हुए, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इसके लिए एक मॉडल तैयार करेंगे, तभी हम लोग जो है इस मॉडल के हेल्प से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे और मेनली हम लोग फोकस कर पाएंगे। यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, जो टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें हम लोग हिमालय में देख पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से कहा गया है कि हम लोग बेटर तरीके से इसको, और साइड बाय साइड हम लोग टेक्नोलॉजी का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। ये आप लोग देखो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ लीडार का इस्तेमाल कर रहे हैं, सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, GIS यानी कि यहाँ पे आपका GIS प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे इस फ्लड को मैनेज करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट डाउन कीजिए और अपने आंसर राइटिंग में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा जहाँ पे भी फ्लड रिलेटेड अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जियोमैग्नेटिज्म एप्लीकेशन। जियोमैग्नेटिज्म है क्या? इसका बहुत ज़्यादा आपको सोशल एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और ये साइंस जो है सारे ह्यूमैनिटी को वन फॉर्म या अदर फॉर्म में इम्पैक्ट करता है। अगर वेरी सर्वाइवल अगर हम लोग सारे लाइफ फॉर्म्स को अर्थ में देखें तो ये एक दूसरे से रिलेटेड ही है, ठीक है। एफर्ट्स भी यहाँ पे लाया जा रहा है कि इसकी यूज़ को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स जो भी है तो अर्ली वार्निंग सिस्टम देखने को मिलेगा। अर्थक्वेक से पहले यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, सुनामी से पहले है। तो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है कि ये जो फील्ड ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है इसके रिसर्च में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि योगदान हो रहा है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब से हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे अर्थ के तहत ओरिजिनेट हो रहा है और ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट और मटेरियल्स में, तो ये एक हैंडी टूल्स के जैसा टर्न हुआ है। तो कुछ जो मटेरियल है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ और कुछ जो है वो उसको उससे दूर भागते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म है जो कि यहाँ पे 2 सेंचुरी पहले जाकर, उससे पहले से जो भी रिसर्च वगैरह हो रही है उसी के थ्रू यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। और जियोमैग्नेटिज्म एक ग्लोबल फिनोमेना है और इसको हम लोग समझ नहीं सकते, यानी कि अलग से आप इसको या फिर लोकल लेवल पे आप इसको समझ नहीं सकते हो। इसको आपको कोलैब करके ही समझना होगा, एक वास्ट लेवल पे ही हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जियोमैग्नेटिज्म की मीनिंग क्या होती है।
देखिए जियो मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है कि स्टडी करना। इट मीन्स कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसके डायनेमिक्स को स्टडी करना। समटाइम्स आप देखते हो कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो गई है, तो इस तरीके से आपको न्यूज़ में भी देखने को मिलेगा। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें आप देखो कि चेंज होती है। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो भी एक जियो एक्सियल डाइपोल है, यानी कि आपको नॉर्थ में और साउथ में, इस तरीके से हमारा अर्थ है तो ये नॉर्थ और साउथ आपको यहाँ पे पोल देखने को मिलेंगे। मैग्नेटिक पोल है जो कि यहाँ पे जियोग्राफिक पोल्स के नियर बाई ये लोकेटेड है। ओके, तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इसका एप्लीकेशन भी है, ये इनर कोर में आपका प्रोड्यूस होता है। तो रिसर्चर्स के द्वारा काफ़ी एरिया को कवर किया गया है और काफ़ी जगह इनकी एप्लीकेशंस भी फाइंड आउट की गई है। तो कुछ एप्लीकेशंस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जियो मैग्नेटिज्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक मिनरल की। तो मैग्नेटिक मिनरल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि हम लोग समझ सकते हैं आज की डेट में जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, जिस तरीके से इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है। समटाइम्स आप देखो कि जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, बारिश होती है तो बारिश होती ही रहती है। कभी आप गर्मी देखो तो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर हो रहे हैं समर सीज़न में। विंटर सीज़न में आप देखो कि वैसे एरिया में माइनस में टेम्परेचर जा रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहे हैं, जो कि पहले कभी भी नहीं था या फिर कई सदियों पुरानी चीज़ें थी। तो इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। तो ये सारे मिनरल्स जो है ये क्वाइट स्टेबल है, वो भी अनचेंजिंग फिजियोकेमिकल डोमेन में, बट क्वाइट सेंसिटिव भी है। जो भी हम लोग इन सर्कमस्टांसेस में चेंजेस देख रहे हैं ना, उनमें आप लोग देखोगे कि काफ़ी सेंसिटिव भी है। ये अपने आप में ही यहाँ पे अल्टर होते कि जो इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन कर सके, अपने सराउंडिंग्स को मेंटेन कर सके। तो काफ़ी तरीके से आप देखोगे कि ये जो जियो मैग्नेटिज्म है ये अफेक्ट करती है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें, जो सोलर मैग्नेटिज्म है ये सेलेशियल एंटिटीज़ को भी इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें कि हमारा अर्थ भी आता है। यानी कि आप लोग देखो कि सोलर सिस्टम में एटमॉस्फेयर में जितनी भी चीज़, चाहे वो प्लैनेट हो गया आपका, स्टार्स हो गए, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, तो उसको इम्पैक्ट करती है। एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो यहाँ पे सन से निकलते हैं और ये इन्फ्लुएंस करता है अर्थ की मैग्नेटोस्फेयर को, आइनोस्फेयर को, मेसोस्फेयर को, इवन थर्मोस्फेयर को। सोलर फ्लेयर्स आपको देखने को मिलेगा। हाई स्पीड सोलर विंड होती है। इट मीन्स कि सोलर में आपको हाई स्पीड की विंड देखने को मिलेगी। सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल्स है जो कि कई जगह आपको देखने को मिलता है। तो अर्थ भी ये आपका ऑल्सो मैग्नेटिक है कि नहीं? मैग्नेटिक है तभी तो सारी चीज़ें आप देखो कि एक ग्रेविटी भी फोर्स है जिसके कारण सारी चीज़ें जो है अट्रैक्ट होती है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको ये समझना चाहिए कि इन सारे फेनोमेना के कारण बहुत सारे इम्पैक्ट इसका देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए ये मैग्नेटिक ऑरोरा है। ये ऑरोरास क्या होते हैं? ये ब्यूटीफुल कलर्स होते हैं जो कि आपको नदर्न हेमिस्फेयर में भी और सदर्न हेमिस्फेयर में भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये भी आपको चेंजेस के कारण ही देखने को मिलता है। सोलर विंड भी है, ये भी आपका कंटिन्यूसली फ्लो करता है सारे डायरेक्शन में। तो ये पूरी डिटेल में बताई गई है। दिस मच इन्फॉर्मेशन जो है इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक टाइड्स भी आप देखो कि ग्लोबल स्केल वेरिएशन है, जिसमें कि विंड में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होते हैं, प्रेशर अप्स एंड डाउन होते हैं। तो थ्रू आउट द एटमॉस्फेयर में ये अकर होते हैं, वो भी रेगुलर बेसिस में, और 1 या 2 बार आपको डेली देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मॉलर टाइड्स के साथ ही आपको देखने को मिलेगा। स्मॉलर टाइड्स तो फ्रीक्वेंट होते हैं, बट जो लार्जर टाइड्स होते हैं वो आपको 1 या 2 बार एक दिन में देखने को मिलेंगे। आयनोस्फेयर और मैग्नेटोस्फेयर है, ये क्लोजली कपल्ड होते हैं। ये क्लोजली कपल्ड सिस्टम है जिसमें कि आप देखो कि चैनल एनर्जी है, मोमेंटम है, सोलर विंड है, ये सारी चीज़ें आपको अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत जगह आपका इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक मिनरल्स जो है ये हमें कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन के बारे में बताते हैं। जब जीपीएस नहीं था उस समय पैलियो मैग्नेटिज्म था, इसके ऊपर ही सिर्फ रिलाए थे। यही एक एक्यूरेट टेक्निक थी जिसके बारे में ये बताया जाता था कि प्लेट मूवमेंट्स जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है वो भी पता चलता था। आज की डेट से तो आप लोग देखो कि जो जीपीएस है उसी के थ्रू पता चल जाता है, तो ये भी एक अलग बात है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो प्लेट बाउंड्रीज जो होते हैं ये फॉल्टिंग जोन होते हैं, ये सब कुछ पाए जाते हैं आइडल कैंडिडेट्स है ये हमारे मिनरलाइजेशन में। तो पैलियोमैग्नेटिज्म जो कि बहुत पहले ये ट्राई किया जाता था, बट आज के डेट में हम लोग जियो मैग्नेटिज्म ट्राई करते हैं। तो ये चीज़ें आप समझो कि सारे डाइवर्स को और जितने भी डिस्टेंट प्लेट्स थे उसको एक जोड़ के रखता था ये पैलियोमैग्नेटिज्म। जैसे आप देखो कि पहले के ज़माने में, आज के डेट में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं, बट एक टाइम था जब ये पूरे कॉन्टिनेंट्स जो है एक साथ जिक्सॉ फिट में वो एक दूसरे के साथ फिक्स थे। ये मात्र एक ग्लोब था
जिसमें आप देखो कि गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया थी। अपर पोर्शन को ये लॉरेशिया कहते हैं एंड लोअर पोर्शन को सदर्न हेमिस्फीयर को गोंडवाना लैंड कहते हैं। बीच में एक थेसिस सी हुआ करता था जो कि एक लैंड ऑफ यहाँ पे आपका डिमार्केशन था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये डायनोमो जो है इससे जनरेट हुआ आपका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, और फिर धीरे धीरे ये ऑपरेट हुआ। और साथ ही साथ इसी से आगे आप देखो तो जो 2021 का ईयर है ये गोल्डन जुबली है, मतलब कि IIG की जो फाउंडेशन है इसकी गोल्डन जुबली यहाँ पे बनाई जा रही है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी मतलब कि इसमें ज़रूरत नहीं है जानने की। और इसी को सम अप करते हुए आप देखो कि जियो मैग्नेटिज्म या फिर अर्थ की जो मैग्नेटिज्म है ये एवर चेंजिंग एंटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखो कि कई सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती है और इसको कंटिन्यूसली रिकॉर्ड भी किया जाता है। ये वाइटल रिसर्च भी है इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, और ये हमें अलाउ भी करती है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो अपने प्लैनेट को लेकर, साथ ही सोलर सिस्टम को लेकर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जियो मैग्नेटिज्म, जिसमें आपको हमारे अर्थ के बारे में पता चला थोड़ी बहुत बातें। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, नैनो टेक्नोलॉजी इन टेक्सटाइल। सो व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी की साइज़ जो है बहुत छोटी होती है, लेस देन आपको 100 नैनोमीटर देखने को मिलेगा। अब ये 100 नैनोमीटर आप लोग कैसे समझ सकते हो? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 पार्ट ऑफ 10 लाख इक्वल पार्ट्स ऑफ 1 मिलीमीटर। इट मीन्स कि स्मॉलेस्ट का भी स्मॉलेस्ट पार्ट ये हो जाता है। सो नैनो टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग बहुत सारे फील्ड में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसकी फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, थर्मो, मैग्नेटिक, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अल्ट्रा स्मॉल साइज़ है, बहुत ही छोटी साइज़ है, तो इसको हम लोग ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो ये इतना अमेजिंग टेक्नोलॉजी ये प्रूफ हुआ है जिसमें कि सारे फील्ड में इसकी पोटेंशियल देखने को मिली है, इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी। तो चलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देखो कि वेरियस सेगमेंट होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट के, जैसे क्लोथिंग है, होम फर्निशिंग हो गए, बाथिंग एसेसरीज़ है, ठीक है, वॉशरूम के जितने एसेसरीज़ होते हैं, नहाने के लिए आप लोग जो भी सामान यूज़ करते हो, ऑटोमोबाइल्स हो गए, मिलिट्री हो गई, बायोमेडिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्निकल फैब्रिक्स है। सो दिस ऑल कम्स अंडर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एडवांस टेक्सटाइल है जो कि आप लोग देखो कि आज की डेट में एडवांस टेक्सटाइल कहने का मतलब है कि स्मार्ट और इंटरेक्टिव होनी चाहिए। स्मार्ट इंटरेक्टिव टेक्सटाइल है जो कि इलेक्ट्रिकल, थर्मल, केमिकल, मैग्नेटिक, इन सारी चीज़ों को ये सेंस करते हैं। सबसे पहले समझिए कि नैनो टेक्नोलॉजी का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या एप्लीकेशन है। तो जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन है, जैसे कि एंटी बैक्टीरियल हो गए, सेल्फ क्लीनिंग, आप देखते हो कि कुछ चीज़ें होती है कि खुद को क्लीन कर लेते हैं, साथ ही डिओड्रेंट आप लोग इस्तेमाल करते हो, एंटी स्टेन है, रिंकल फ्री ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नैनो टेक्नोलॉजी के हेल्प से देख सकते हो। टेक्निकल बात करें तो यहाँ पे EMI प्रूफ है, ये सेंसर जैसा यूज़ होता है। साथ ही अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कंडक्टिंग, चार्जिंग, ये सब आते हैं जो कि नैनो मेटल्स के फॉर्म में है। मिलिट्री एप्लीकेशन है, मिलिट्री एप्लीकेशन में आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर क्लोथिंग देखने को मिलेगा। जो लद्दाख वाले एरिया में जितने भी हमारे आर्मी है, सोल्जर्स है, जो उस तरीके का वो ड्रेस पहनते, उसके लिए अलग से ये नैनो टेक्नोलॉजी वाली ड्रेस होती है। साथ ही अगर बात करें बायोमेडिकल में तो वुंड ड्रेसिंग, कोई भी कट जाती है, घाव वगैरह होती है तो उसको ड्रेसिंग किया जाता है, साफ़ सफाई किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल क्लोथिंग होते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो यहाँ पे सीट कवर्स वगैरह आपको देखने को मिलेगा कि सीट की कवर है, फिल्टर्स है जो कि एयर कंडीशन में लगा रहता है, तो उसको ऑटोमोबाइल्स में आप देख सकते हो कि ये एप्लीकेशन है। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका चार्ट है, इसको भी आप लोग जो है कहीं ना कहीं इसको राइट डाउन करके लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें जो एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल है, ये काफ़ी एसेंशियल होते हैं हमारे मेडिकल सेक्टर में, क्योंकि स्पेशली आप देखो आज की डेट में डेडली पैंडेमिक कंडीशन चल रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप देखो जितने भी पर्दे होते हैं, कर्टेंस होते हैं, आपके बेड कवर हो गए, आपका फेस मास्क हो गया, एप्रॉन्स हो गए, ये सब हॉस्पिटल में यूज़ किए जाते हैं और डायग्नोस्टिक सेंटर में भी यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि बेस्ट हाइजीन हम लोग यहाँ पे सर्व कर सकते हैं स्पोर्ट्स वेयर में। जितने भी स्पोर्ट्स वाले खिलाड़ी होते हैं, बेबी प्रोडक्ट है, बच्चों के लिए जितनी प्रोडक्ट है वो साफ़ सफाई वाली ही होनी चाहिए। सैनिटरी नैपकिन है वो भी साफ़ सफाई वाली ही होनी चाहिए। और जितने भी घाव वगैरह है उसको अगर साफ़ किया जाता है, कोई भी कट फट जाते हैं अगर आपके बॉडी में भी, तो उसको आप लोग साफ़ करते हो, तो उसमें भी हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आप देखो कि इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो कौन कौन से कंपाउंड यहाँ पे यूज़ होते हैं, तो आप लोग देख सकते हो कि जिंक है, कॉपर है, कुछ और ऑक्साइड्स है जिसको मेटल नैनो पार्टिकल्स के साथ इसको यूज़ किया जाता है, और ये सारी चीज़ें यूज़ होती है एंटी बैक्टीरियल एजेंट में। आज के डेट में अगर हम लोग देखें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो कि दूसरी एंटी माइक्रोबियल मटेरियल है जो कि एक फेनोमेना कंडक्ट करती है जिसको हम लोग फोटोकैटालिसिस कहते हैं। सिंपल वर्ड में आप लोग समझ सकते हो कि इसका मतलब है कि अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है, सनरेज से आप, सनलाइट से आप देखते हो कि जो हार्मफुल
रेज़ निकलती है जिसे हम लोग यूवी रेज़ कहते हैं, तो उस यूवी रेज़ को ये टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। हाईली रिएक्टिव रेडिकल्स जो क्रिएट होते हैं वो यहाँ पे आप लोग देखो कि ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में डिग्रेड हो जाता है, जैसे कि जर्म्स वगैरह हो गया, और सरफेस और सराउंडिंग्स को ये क्लीन रखता है। तो ये आपका क्या हो गया, फोटो कैटालिसिस। ओके, सो दिस टर्म इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान रखिएगा। और इस फेनोमेना को जो है बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे आप लोग देखो कि इसको फिगर के थ्रू आपको बताया भी गया है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड के बारे में डिटेल में बताया जा रहा है, बट उतना आप लोगों को ज़रूरी नहीं है। ये आप लोग देख सकते हो कि ये सब जो है ना डिज़ाइड है कि हम लोग जो इंडोर यूज़ के लिए, घर में जितनी भी यूज़ करने के लिए कपड़े की ज़रूरत होती है, जैसे कि सेल्फ क्लीनिंग हो, तो ये भी हम लोग एलईडी लैम्प के थ्रू भी आप लोग देख सकते हो। एलईडी लैम्प से भी जो विजिबल लाइट होती है उससे भी एक्टिवेट होता है। तो इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। एक थिन कोटिंग जो होता है नैनो फाइबर का फैब्रिक में, ये भी हमारे एयर फिल्टर्स में यूज़ होता है, एयर कंडीशनर के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए। तो इसको भी ध्यान रखना है आपको। नैनो फाइबर्स है, नैनो फाइबर्स भी आप लोग देखो कि यहाँ पे मैक्रोन साइज़ जो है ना वो भी यहाँ पे कवर होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि क्लोथिंग के अंदर, कपड़े के अंदर किस तरीके से यहाँ पे फेनोमेना है। तो इतना डिटेल में तो नहीं जाना, बट थोड़ा बहुत आप याद रखो। तो अनदर क्लास ऑफ टेक्सटाइल है जिसे हम लोग टेक्निकल टेक्सटाइल भी कहते हैं, जो कि स्पेशल एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि फायर प्रूफ में आग लगती है तो उस समय जो कपड़े पहने जाते हैं जिसमें कि आग नहीं लगता है, तो वो भी आपका टेक्निकल टेक्सटाइल है। फ्लेम रिटार्डेंट है, फैब्रिक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फायर फाइटर्स जो जहाँ आग लगते हैं इस तरीके का कपड़ा पहन के आप लोग जाते हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और हाई टेम्परेचर स्टेबल मटेरियल्स है, इसको भी कंबाइन किया जाता है इंसुलेटिंग और फायर प्रूफ मटेरियल के लिए, जैसे कि नैनोपोरस यहाँ पे सिलिका वगैरह है, तो इस सब में आपका यूज़ होता है। उसके बाद जो फैब्रिक यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वो सेंसर के जैसा भी या फिर चार्जर के जैसा भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये भी आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलेगा। नैनो मटेरियल की बात करें तो इसमें आप लोग देखो कि जो फैब्रिक होते हैं ना वो वेरियस लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कि फाइबर हो गया या फिर यार्न स्टेज हो गया ड्यूरिंग द स्पाइनिंग, या फिर जब इसको बुनते हैं और इस कपड़े को बनाते हैं तो उस समय भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती है। ओके, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी आप लोग देखो कि एक ग्रेट पोटेंशियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। तो हम लोग को फंक्शनल और स्मार्ट टेक्सटाइल्स जो है ये दोनों लेकर आना है, जिससे कि हमारे इकॉनमी में ये एक अच्छा खासा रोल प्ले करे। ओके, फिर आते हैं लाइट हाउस प्रोजेक्ट। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 जनवरी 2021 को प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा ये फाउंडेशन रखा गया है 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट का। तो इंडिया में आप देखो कि ये डिसीजिव शिफ्ट हो रहा है कंस्ट्रक्शन को लेकर, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग बनाई जाती है अब उसमें कुछ नई बातें आपको देखने को मिलेगा। ये एक जस्ट जर्नी का एक बिगनिंग है कि हम लोग एक कंट्री को इस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें। जितनी भी गवर्नमेंट प्रोग्राम है ना उसमें हम लोग एकदम टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को हम लोग अडॉप्ट करें, और ये हमारे करिकुलम का पार्ट भी है। तो इसको कहा गया है लाइट हाउस। लाइट हाउस ये प्रोजेक्ट है जिसमें कि डिमॉन्स्ट्रेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे सेक्टर से जो लोग हैं, जैसे कि फैकल्टी हो गए, स्टूडेंट हो गए, इंजीनियर और प्लांटिंग की, तो ये बिल्डर्स हो गए, डेवलपर्स हो गए, इनोवेटर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, तो इन सारे फील्ड से जो लोग हैं ना वो ये इसको देखें, एक्सपोज करें साइट को, और जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है वो ग्राउंड पे इसका इस्तेमाल करें, और कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज़ को भी सीखें। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हल्की फुल्की ये घर रहेगी। ऐसा घर रहेगा जो कि अफोर्डेबल हो, सबके लिए हो, हाउसिंग फॉर ऑल वाले फंडा हो, और साथ ही साथ पूरी टेक्नोलॉजी से लैश हो, वैसी घर होनी चाहिए। आपको वैसे भी पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है और रूरल है, ये दोनों चलाई जा रही है, जिसमें कि जो पक्का हाउसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये इसको लॉन्च किया गया है 2015 में। एम है कि सारे वेदर्स पक्का अफोर्डेबल हाउस जो है सारे एलिजिबल अर्बन हाउस होल्ड को 2022 तक इसको पहुंचाना है कि सारे लोगों को एटलीस्ट घर मिले। ठीक है, तो घर का जो कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे ऐसा होगा जिसमें कि आपका इनोवेटिव और ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिलेंगे। इसमें क्या क्या कॉम्पोनेंट है? कॉम्पोनेंट है कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया, इसमें आपका टेक्नोलॉजी होगी, आइडेंटिफाई करनी है, और मेन स्ट्रीम प्रूवन डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजी होंगे, और साथ ही पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी होगी। ठीक है, आशा भी आप देखो कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे आशा इंडिया के थ्रू, तो ये भी ध्यान रखनी है। अब बेनिफिट क्या होगा, लाइट हाउस जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं इससे क्या होगा कि ये इको फ्रेंडली है। इट मीन्स कि कंस्ट्रक्शन के टाइम में भी आप देखो कि जब आपके घर में या कोई भी तरीके की कंस्ट्रक्शन होती है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होती है, या फिर कहीं पे भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो अगल बगल की जितनी भी इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉल्यूट हो जाती है, हमारी एयर पॉल्यूट हो जाती है, हमारी इन्वायरमेंट जो है उस तरीके की फ्रेंडली नहीं होती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इको फ्रेंडली होगी, यानी कि ऐसा घर बनाया जाएगा जो कि हमारे इन्वायरमेंट को कहीं से भी नुकसान नहीं होगा।
डिजास्टर रेजिलिएंट होंगे, ऐसा नहीं है कि भूकंप आया और घर गिर गए, वैसी नहीं होगी। कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, बिल्कुल ही अफोर्डेबल आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही फास्ट तरीके से बनाया जाएगा। डाइवर्स जियो क्लाइमेट सपोर्टिव होंगे एंड सस्टेनेबल होगा। ओके, किसी भी तरीके का हार्म नहीं देखने को मिलेगा। ऐसा अब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हमारे देश में अडॉप्ट किया जा रहा है। साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जो है इसको 2019 में ही इनिशिएट किया गया है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे इंदौर में आप देख सकते हो कितनी प्रोजेक्ट है, 1000 के अराउंड। लखनऊ में भी, अगरतला, रांची और चेन्नई, इन सारे एरिया में लाइट हाउस प्रोजेक्ट बनाने के लिए इतना ज़्यादा जो है आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया गया है। मेनली 6 है, तो इसलिए ये 6 आपको एरिया याद रखनी है। इंदौर, राजकोट, चेन्नई, लखनऊ, अगरतला, रांची। अगर आप इस एरिया से आते हो तो डेफिनेटली ये आपका जो टॉपिक है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही यहाँ पे इसको हम लोग लाइट हाउस कहते हैं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि सारे सेक्टर से सारे लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा लाइट हाउस प्रोजेक्ट में, ये बिल्कुल न्यू होगा हमारे कंट्री के लिए और इसको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम लोग यूज़ करेंगे। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सीखनी है, लर्न करनी है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, एडेप्टेशन होगी इस सारे टेक्नोलॉजी की। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये आप लोग देखो कि लाइव लेबोरेटरीज़ भी यहाँ पे सर्व किया जाएगा, ऑन साइट और ऑफ साइट, यानी कि लैब भी होंगे जहाँ पे रिसर्च वगैरह भी काम चलेगा। ठीक है, साथ ही अगर मैं यहाँ पे बताऊँ, एक सेकेंड, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ग्रांट TIG को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि जो इम्पैक्ट है वो उसको देखी जाएगी और जो भी इश्यूज़ निकल कर आ रही है इस फील्ड में वो सारी एब्जॉर्ब की जाएगी, यानी कि सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। इंडिया में इस चीज़ को देखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी चेंज हो रहे हैं, न्यू मटेरियल्स, न्यू टेक्नोलॉजी और प्रोसेस का यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो इसलिए इसके पर्सपेक्टिव में ही लाइट हाउस प्रोजेक्ट लाया गया है। आउट ऑफ द जो 54 इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अब तक देखा गया है, इसमें 39 जो है उसको एवेल्यूएट किया गया है, सर्टिफाई किया गया है परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्टिफिकेट स्कीम के तहत। ओके, तो ये चीज़ें याद रखनी है। बाकी इसके अलावा तो कुछ खास ऐसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे कि जो मैं आपको बताऊँ और शेयर करूँ। पूरी मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, गो विथ स्मार्टली, स्मार्ट तरीके से इसको आपको स्टडी करनी है। देखिए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे एक्सेस मिलेगा, वो अपनी लिविंग कंडीशन इंप्रूव कर पाएंगे, इन्वायरमेंट भी सही रहेगी, फ्यूचरिस्टिक भी होगा, एस्पिरेशनल, मॉडर्न एंड डिग्निफाइड हाउसेस होंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखनी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये है ड्रोन पॉलिसी। तो ड्रोन को लेकर न्यू रूल्स निकल कर आई है इस बार, ड्रोन रूल्स 2021 है, जिसमें कि कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए हमारे देश में क्या बातें की जा रही है। तो ड्रोन, जिसको हम लोग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये आप जो है इस ड्रोन में कोई इंसान बैठ के इसको नहीं फ्लाई करते हैं, उड़ाते नहीं है, इसको क्या होता है कि रिमोट से ऑपरेट करते हैं। सो दैट्स वाई ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, जो कि हमारे देश में 1990 से ही इसको यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट ड्रोन जो है वो इंपोर्ट किया गया था इंडिया से। कहाँ? इंडिया में कहाँ से? तो इज़राइल से। ठीक है, और हमारे इंडिया की जो DRDO है तब से ये इसको डेवलप कर रहे हैं, बहुत तरीके से हमारे ही देश में इसको डेवलप किया गया है। और फर्दर अगर देखें तो डोमेस्टिक इनोवेशन और जो हमारे यहाँ की डेवलपमेंट है ड्रोन सिस्टम को, इसको काफ़ी हद तक हमारे यहाँ इंक्रीज़ भी किया गया है। तो इसलिए देखते हुए जून 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनके द्वारा बजटरी एलोकेशन भी रखा गया कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको यूज़ करेंगे। तो IDEX लाया गया है, इट मीन्स कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है, और ये क्या है कि एक एग्जीक्यूटिव आर्म है हमारे डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें कि हमारे यहाँ इनोवेशन हो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो इंडिया के डिफेंस सेक्टर में और एरोस्पेस सेक्टर में। ठीक है, इसको इंगेज भी किया गया जो हमारे यहाँ की माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है, स्टार्टअप्स है, इनोवेटर्स है, एकेडमिक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, इनके साथ इसको कोलैब भी किया गया है। इस स्कीम से क्या होगा कि इस स्कीम में फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए गए, और वो भी आप देखो कि इस स्कीम के थ्रू जो है फिनेंशियल सपोर्ट 300 MSME को, स्टार्टअप को, इनोवेटर्स को और 20 पार्टनर इंक्यूबेटर्स को यहाँ पे फिनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किए गए। तो ये भी आप लोग देख सकते हो कि सबको मिल के यहाँ पे ड्रोन की जो है वो इसको डेवलप कर रहे हैं। साथ ही ड्रोन रूल्स देख लेते हैं 2021 का। तो पॉलिसी ड्राफ्ट की गई है ड्रोन के लिए, तो ये आपको समझना होगा कि पॉलिसी में क्या क्या बातें रखी गई, क्योंकि डायरेक्टली इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस पॉलिसी में क्या है कि 5 कैटेगरीज़ में क्लासीफाई किया गया है ड्रोन को, और वो भी मैक्सिमम जो है उसके वेट के हिसाब से कितना पेलोड है। तो मिनी ड्रोन है जो कि बहुत हल्के रहेंगे और इसकी वेट जो है वो 250 ग्राम से भी कम है। वहीं अगर लार्जर ड्रोन की बात करूँ, बड़े जितने भी बड़े ड्रोन हैं तो 150 किलोग्राम से भी ज़्यादा इनका वेट है।
तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही फर्दर मोर और हम लोग देखें तो गवर्नमेंट जो है अभी तक मैंडेट नहीं की है, इट मीन्स कि ना ही मिनी और मिनी यानी कि लेस देन जो 250 ग्राम का है उस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत है, या फिर नॉट अ पायलट लाइसेंस जो कि ऑपरेट करेंगे नैनो यानी कि ग्रेटर देन 250 ग्राम्स और लेस देन और इक्वल टू 2 किलोग्राम्स जो ड्रोन है उसके लिए अगर ऑपरेट करने के लिए यहाँ पे लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं, अभी तक इसके ऊपर बातें नहीं हुई है। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो यहाँ पे रिलीज़ करेंगे डिजिटल स्काई प्रोग्राम, तो ये भी याद रखना है। एक सिंगल विंडो होगा जिसमें कि जितनी भी क्लियरेंस है वो सब मिलेगी, और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री है वो एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप भी रिलीज़ करेंगे अपने वेबसाइट में, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे 3 जोन देखने को मिलेगा। 3 जोन है, इट मीन्स कि येलो है, ग्रीन है एंड रेड है। तो येलो में क्या होगा कि कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, ग्रीन में क्या है नो परमिशन रिक्वायर्ड, और रेड में क्या है कि फ्लाइंग नॉट परमिटेड। इट मीन्स कि अगर आप लोग ग्रीन जोन में फ्लाई कर रहे हैं तो इसमें किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। येलो में क्या है कि कंट्रोल्ड यहाँ पे एयर स्पेस है, कंट्रोल वे में यहाँ पे आपका रहेगा, और रेड में क्या है कि फ्लाइंग नॉट परमिटेड। ठीक है, यहाँ पे तो फ्लाई ही नहीं करना है। तो ड्रोन यूज़र्स जो है वो यहाँ पे इसको समझ पाएंगे और ऑपरेट कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस जितना भी यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शन दी रहेगी। इंडियन ड्रोन मार्केट की बात करें तो जैसे पहले की सेक्शन स्टेट थी तो ड्रोन जो है वो एबेंडेंट यूजर्स थी, बहुत सारे सेक्टर्स में ड्रोन का यूज़ होता था, तो पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी आसान हो गई। यानी कि आप देखो कि ड्रोन का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत जगह जो है बहुत सारे सर्वे वगैरह कर सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए ड्रोन का इस्तेमाल बहुत जगह होने लगा। इंडिया में अगर आप लोग देखो तो हम लोग 3rd लार्जेस्ट इम्पोर्टर है मिलिट्री ग्रेड ड्रोन का, तो ड्रोन को भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो सिप्री की एक रिपोर्ट थी, सिप्री कहने का मतलब है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि ड्रोन में हम लोग कितने इंटरेस्टेड है। ओके, तो न्यू पॉलिसी में आप देखो कि 5 क्लासिफिकेशन है, तो ये हम लोग सब देख चुके हैं। और हाँ, ये जो रिमोट पायलट की जो लाइसेंस है ना, अब ये आपका वैलिड होगा कब तक, तो 10 साल तक। तो लाइसेंस की यहाँ पे ज़रूरत है, लेकिन ये 10 साल तक अभी ये वैलिड रहेगा, तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। देखिए आज के डेट में क्या है ना कि इंडिया की पूरी इंटायर अगर इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो रही है। हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही है, और जिसमें कि आपका जियोग्राफिक और कल्चर पेरिफेरीज भी है। न्यू वॉइसेस यहाँ पे इमर्ज होकर आ रही है। हम लोग टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी इंटरनेट पे पेनिट्रेशन हो रहे हैं। इनोवेशन पोटेंशियल हमारे देश में तो वैसे ही है क्योंकि हमारी यूथ पॉपुलेशन उस हिसाब से है, तो इसलिए सारी चीज़ें आप लोग देखो कि काफ़ी चेंज हो रही है। हमारे यहाँ रेगुलेशन भी ईज़ हो रही है ड्रोन्स को लेकर, आसानी से जो है आप लोग यहाँ पे ड्रोन्स फ्लाई कर सकते हो, परचेज़ कर सकते हो। गवर्नमेंट के द्वारा भी लिबरलाइज़ किया गया है इंडिया का जो FDI रिजिम है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे फील्ड में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है अलाउ किया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ ही अगर टोटल हम लोग FDI इनफ्लो देखें इंडिया में तो ये भी 2020 में 13% से ये ग्रो हुआ है। इवन अगर ग्लोबल FDI देखें तो 42% से डिक्लाइन हुआ है। तो ये एक अच्छी स्टेप आप लोग कह सकते हो कि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ रही है, और एज़ कंपेरिजन टू ग्लोबल लेवल पे। ओके, साइंस एजुकेशन है, तो साइंस एजुकेशन में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। ये समझिए कि हमारे यहाँ 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, जिसको कहा जाता है कि एजुकेशन सिस्टम में एक बिग रेवोल्यूशनरी स्टेप है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है इसका एम है कि न्यू डायमेंशन लेकर आना, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो या फिर आपकी अगर कॉलेज की एजुकेशन हो। क्लासरूम ट्रांजैक्शन है, इसको भी शिफ्ट करना है। जो मैंडेट किया गया है कंटेंट, इसमें भी फोकस किया जाएगा कि न्यू आइडियाज़ हो, एप्लीकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच लानी है बच्चों के अंदर। टीचिंग लर्निंग ये सारी चीज़ें इंटरैक्टिव सेशन में की जाएगी। करिकुलम एक्टिविटीज़ में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे की गई हैं। साइंस एजुकेशन की बात की गई है कि साइंस पे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, और इस चीज़ को आगे लेकर आ रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके लिए आप लोग देखो कि इंस्पायर प्रोग्राम है, मनक स्कीम है, तो दोनों स्कीम आपको याद रखनी है कि ये साइंस से रिलेटेड है। इंस्पायर प्रोग्राम स्टैंड्स फॉर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ये वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा, जिसमें कि बच्चों को इंकरेज किया जा रहा है कि वो साइंस को एज ए कैरियर परस्यू करें। इंस्पायर का एम है कि यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन के साथ कम्युनिकेट करना है और क्रिएटिव परस्यूट करनी है साइंस को, टैलेंट को अट्रैक्ट करना है कि वो साइंस को स्टडी करे अपने अर्ली एज में, जिससे कि क्या होगा कि हमारे देश में जो साइंस के फील्ड में जितना ग्रो हो रहा है वो और भी बेटर तरीके से हो, साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग और भी ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व हो सके। ओके, तो इंस्पायर है। मनक की बात करें तो मनक स्टैंड्स फॉर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज स्कीम है। ये भी एग्जीक्यूट किया जा रहा है आपको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका एम है कि स्टूडेंट जो कि 10 से 15 साल के हैं
इट मीन्स कि जो यहाँ पे 6 से 10 क्लास में पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट करना है। और इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है कि 1 मिलियन ओरिजिनल जो आइडिया है, इनोवेशन है, वो यहाँ पे साइंस के फील्ड में बच्चों से निकाल के लाना है। ओके, तो मनक स्कीम भी याद रखनी है। उसके अलावा आप लोग देखो कि इंक्यूबेशन सपोर्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है कि बच्चों को अगर कुछ भी आइडिया आते हैं उसको अगर उन लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा विज्ञान ज्योति है, इंगेज विद साइंस है। तो डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी आप देखो कि 2 इनिशिएटिव लेकर आए हैं, विज्ञान ज्योति है एंड इंगेज विद साइंस है। ये दोनों प्रोग्राम आपका मैंडेट किया गया है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पे लेकर आनी है। जितनी भी मेरिटोरियस गर्ल्स हैं, हाई स्कूल में आप देखते हो कि गर्ल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस उनकी रहती है, बट क्या होता है कि कई बार उनके पेरेंट्स या फिर उनका मन नहीं होता है साइंस पढ़ने का। तो एक स्टेम प्रोग्राम भी है, स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन सारे फील्ड्स में आप देखो कि लड़कियों की जो संख्या है, पॉपुलेशन है, वो बहुत कम है। तो मेनली उनको इनकरेज करना है कि आप यहाँ पे साइंस को एज ए कैरियर चूज़ करें। ओके, तो विज्ञान ज्योति एक प्रोग्राम है जिसमें कि यहाँ पे स्टेम को प्रमोट किया जा रहा है गर्ल एजुकेशन में, जो कि 9 to 12 क्लास में स्टडी कर रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखो विज्ञान ज्योति का एम है कि 100 गर्ल स्टूडेंट को 550 डिस्ट्रिक्ट में इस 5 साल में जो है निकाल के लेकर आना है। और स्टूडेंट जो है वो चूज़ करेंगे, इट मीन्स कि उनके परसेंटाइल के बेसिस पे उनको साइंस जो है चूज़ करने के लिए दिया जाएगा। और इसी के साथ आप लोग देखो कि ये जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है विज्ञान प्रसार के द्वारा। और इंगेज विद साइंस है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जो कि हमारे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जो है उसमें भी अवेलेबल है। इंगेज विद साइंस जो कि प्लान किया जा रहा है कि यहाँ पे लर्निंग रेलिवेंट हो, बच्चों को यहाँ पे जितने भी हमारे कंट्री के यूथ है उनको यहाँ पे इंगेज करना है साइंस के साथ। फिर है विद्यार्थी विज्ञान मंथन प्रोग्राम, तो ये भी आपको एक नेशनल प्रोग्राम देखने को मिलेगा जो कि साइंस को पॉपुलराइज़ किया जा रहा है बच्चों में, जो कि यहाँ पे 6 से 11th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान देनी है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंटरेस्ट पैदा करना है बच्चों में। बच्चे साइंस से भागते हैं, बट ट्रस्ट मी साइंस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, और आपको देखने को मिलेगा ये। इट मीन्स कि आप साइंस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, आप साइंस को फील कर सकते हो। तो ये काफ़ी अगर एक बार आपकी इंटरेस्ट आ गई तो ज़रूर आप साइंस की तरफ जो है काफ़ी मोटिवेट होगे। तो वही बात है कि बच्चों को साइंस से भागते हैं, उनको लगता है कि ये टफ़ है, बट इस तरीके का टफ़ नहीं है। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना भी है, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जो कि यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिससे कि बच्चों को इंकरेज किया जाए कि बेसिक साइंस वो स्टडी करे और रिसर्च कैरियर साइंस में जो है इसको वो ऑप्ट करे। तो ये एक आपको देखने को मिला। अगेन नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस है, इस यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ये आपका प्रोग्राम लाया गया। नेशन वाइड साइंस कम्युनिकेशन प्रोग्राम है, जिसमें कि बच्चों के तहत बच्चों के अंदर जो है ये आपका जो 10 से 17 साल के बच्चे हैं उनको साइंस एज ए कैरियर ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है। तो हर एक लेवल पे ये कोशिश किया जा रहा है कि बच्चों तक जो है साइंस पहुंचाया जाए। देन यहाँ पे साइंस क्लब भी है, अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको जिज्ञासा प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा, ये CSIR का है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की द्वारा ये लॉन्च किया गया है। एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिज्ञासा, ये केंद्रीय विद्यालय संगठन के कोलैब से ये आपका लाया गया। तो जिज्ञासा भी याद रखना है कि यहाँ पे जो कल्चर है हमारे देश का कि साइंस हमारे यहाँ आज से नहीं कई सालों पुराने से ये चलते आ रहा है, तो उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे लेकर आना है। बच्चे हो या फिर टीचर हो, इन दोनों में साइंस को लेकर जो है एक हाई टेम्परामेंट होना चाहिए, यानी कि टीचर्स भी उतनी ही उत्साह के साथ पढ़ाए और बच्चे भी उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़े। ओके, तो साइंस से रिलेटेड आप लोग देखो कि आपको एक सारे स्कीम 5-6 स्कीम मिल गए हैं, इसको एक जगह नोट डाउन करके लिख लीजिए। न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे बात हो रही है कि न्यूट्रिशन एक क्रिटिकल पार्ट है हमारे हेल्थ एंड डेवलपमेंट का। बेटर न्यूट्रिशन जो है वो रिलेटेड किससे है, बच्चों से। बच्चों को बेटर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, और मैटरनल हेल्थ है, जो माँ है उनको भी, उनकी भी हेल्थ जो है बेटर होनी चाहिए, उनको भी न्यूट्रिशनल फूड मिलना चाहिए, और स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम रहेगा, सेफ़र प्रेगनेंसी रहेगी, चाइल्ड बर्थ सही रहेगा, लोअर रिस्क ऑफ डिजीज़ होंगे। अगर आपके बॉडी में पूरी न्यूट्रिशन है तो आपको डिजीज़ अटैक करने की चांसेस कम है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, कुपोषण नहीं होंगे बच्चे। तो ये बातें की जा रही है। अगर हम लोग देखें न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या इनिशिएटिव है सरकार की, तो सबसे बड़ी है पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, और ये सब आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम के तहत। तो आप लोग देखो ये टारगेटेड इंटरवेंशन है
बच्चों का जो कि 6 इयर्स तक है, प्रेग्नेंट वीमेन का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है, लैक्टेटिंग वीमेन है और एडोलेसेंट गर्ल है जो कि बड़ी हो रही है, इन सब का यहाँ पे न्यूट्रिशन के ऊपर जो है फोकस किया जा रहा है। इसी के साथ आप मिड डे मील भी देखते हो कि बच्चों को एक टाइम का खाना दिया जाता है स्कूल में, जिससे कि बच्चे स्कूल भी आए और उनको खाना भी मिले। आंगनवाड़ी सर्विस सेक्टर भी है, ये वन ऑफ द मेजर फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसको आज नहीं 1975 में ही इसको लॉन्च किया गया था। इसमें ये क्या है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट और यूनिक प्रोग्राम है जो कि अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिए यह काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि हेल्पफुल है। यहाँ पे 6 सर्विस की पैकेजेस है, मतलब कि ये न्यूट्रिशन सप्लाई भी करती है। प्री स्कूल जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड और हेल्थ एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। जो इम्यूनाइजेशन है, जितनी भी वैक्सीन वगैरह की टीकाकरण की ज़रूरत है वो सब यहाँ पे दी जाती है। हेल्थ चेकअप होता है और रेफरल सर्विस होती है। जो बेनिफिशरीज है इस स्कीम के वो बच्चे होते हैं जो कि 0 से 6 इयर्स की होती है। यहाँ पे साथ ही साथ प्रेग्नेंट वीमेन भी होती है, लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं। तो इन सबको यहाँ पे ये आप लोग जो देख रहे हो आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम, इनके तहत इनको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे कुछ डेटा बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ हैं, जैसे कि बच्चे हो गए, प्रेग्नेंट विमेन हो गई, लैक्टेटिंग मदर हो गए, तो इनकी कितने हैं टोटल, तो 10 करोड़ है। नंबर ऑफ़ बेनिफिशरीज़ जो कि बच्चे 3 से 6 साल के हैं, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे दी जा रही है, तो वो 3 करोड़ है। पोषण अभियान जो कि हमारा सबसे फ्लैगशिप सबसे बड़ा अभियान है, इसमें एम है कि जो मल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है बच्चों में उसको यहाँ पे दूर करना है। और इस अभियान में आप देखो कि हाई इम्पैक्ट पैकेजेस रखी गई है। फर्स्ट 1000 डेज़ ऑफ लाइफ है, अलॉन्ग विथ यहाँ पे जो ट्रेनिंग वगैरह है वो यहाँ पे बेटर तरीके से दी जाएगी। कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, लोगों में बिहेवियर चेंज जो है उस चीज़ को लाया जा रहा है जन आंदोलन के थ्रू। तो इसके की फीचर्स क्या है एक बार ये देख लीजिए। हाई इम्पैक्ट पैकेज इंटरवेंशन है और जो डिलीवरी है वो हाई इम्पैक्ट पैकेज का यहाँ पे डिलीवरी होगा, उसको मजबूत किया जाएगा। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो चारों तरफ बेटर तरीके से की जाएगी। जो कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करना है फ्रंट लाइन वर्कर को, जिससे कि वो बेटर तरीके से महिलाओं को, जो प्रेग्नेंट वीमेन है, बच्चे हैं, लैक्टेटिंग मदर है, उनको पढ़ा सके, समझा सके, सिखा सके। क्रॉस सेक्टोरल जो कन्वर्जेंस है उस पर फोकस करना है। इट मीन्स कि मल्टी डायमेंशनल नेचर देखना है कि मल न्यूट्रिशन की कारण क्या है। कोई बच्चा अगर कुपोषित है तो उसका कारण क्या है, उसका बहुत सारा कारण होता है। एक तो गरीबी होती है, दूसरी यहाँ पे लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, तीसरी यहाँ पे लोग जो है ना वो सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, हेल्थ को क्या चीज़ की ज़रूरत है ये उनको पता नहीं होता। तो मल न्यूट्रिशन बहुत तरीके से होती है। तो मल्टी डायमेंशनल नेचर जो मल न्यूट्रिशन का है उसको यहाँ पे समझना है, ठीक है। फिर रैम्पिंग अप है, बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। लोगों को आप लोग देखो कि जो मिलता है वो खा लेते हैं और कभी भी खा लेते हैं। एक डाइट चार्ट नहीं होता है, उनका एक रूटीन नहीं होता है, कई बार तो उनको कई दिनों तक खाना भी नहीं मिलता। तो इसलिए उनको अपना बिहेवियर चेंज करना होगा, या फिर जो हिडन हंगर कहते हैं हम लोग बच्चों में देखते हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, 2016 में इसको लाया गया। ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, जो माँ होती है, प्रेग्नेंट वीमेन होती है, उनके लिए बेनिफिट प्रोग्राम लाया गया। पार्शियल कंपनसेशन देने के लिए जो वेज लॉस हो रहा है, कैश इंसेंटिव्स दी जाएगी 5000 की, वो भी एडिक्वेट रेस्ट के लिए, और जिससे कि हेल्थ जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर की वो यहाँ पे इम्प्रूव हो पाएगी। ये जो मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है इसको 2017 में इम्प्लीमेंट किया गया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। इट मीन्स कि सरकार से जो उस महिलाओं की बैंक अकाउंट है उसमें 5000 को यहाँ पे एज ए कैश इंसेंटिव डायरेक्ट यहाँ पे आपका दे दिया जाता है। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है ये एक प्लेटफॉर्म है आंगनवाड़ी सर्विस स्कीम का और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का, हेल्थ सिस्टम का, तो ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप देखो सक्सेसफुल मॉडल है ये मातृ वंदना योजना, इसमें काफ़ी विमेन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प भी हुआ है। उसके अलावा स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल है, बच्चियों के लिए है। वैसी एडोलेसेंट गर्ल जो कि 11 से 14 साल है, इनका एम है कि इनको स्कूल ज्वाइन कराना है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ जो है वो स्कूल नहीं जा पाती, जाती भी है तो एडोलेसेंट एज में उनको ड्रॉप आउट करना पड़ता है। तो ड्रॉप आउट ना करें, लड़कियों को स्कूल तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि पैकेज है पूरी सर्विस में कि उनको न्यूट्रिशन सप्लाई भी देना है, आयरन और फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी उनको देनी है, क्योंकि लड़कियों में अगर आयरन की कमी है तो खून की कमी होती है, जिससे एनीमिया के शिकार लड़कियाँ ज़्यादा होती है। तो इसलिए आयरन, कैल्शियम ये सारी इंटेक करते रहना चाहिए। हेल्थ चेकअप बराबर होते रहेगा, न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा। आउट ऑफ जो गर्ल है उनको यहाँ पे फॉर्मल स्कूलिंग में ज्वाइन करना है, ये एक मेन स्ट्रीम यहाँ पे एम है। लाइफ स्किल्स एजुकेशन देनी है, उनको काउंसलिंग करनी है। ओके, तो ये सारी बातें रखी गई है। साथ ही आप लोग देखो कि न्यूट्रिशन की बात की गई है तो उनको बताया जा रहा है कि 600 कैलोरीज तक खाना खाना है और 18 से 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होनी चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे 300 डेज़ होनी चाहिए एक साल में। तो ये सारी चीज़ें के बारे में इनको बताया जा रहा है।
कमिंग टू द नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील इन स्कूल। तो स्कूल में एक टाइम के लिए मिड डे मील दी जाती है, जिसमें कि इस स्कीम को फूड सिक्योरिटी अलायंस के अंदर रखा गया है। अनीमिया मुक्त भारत है, अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी, जिसमें कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है कि जो अनीमिया बच्चों में हो जाता है 5 से 9 साल में, और जो लड़कियों में 10 से 19 साल की होती है, उनमें खून की कमी के कारण एनीमिया होता है, तो इस चीज़ों को रोकना है, ठीक है, एनीमिया रोकना है। इनिशिएटिव है वैक्सीनेशन को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा आप देखो यहाँ पे सेवरल वैक्सीन प्रोवाइड किए गए हैं। जो नए नवजात शिशु होते हैं और जो बच्चे होते हैं, प्रेग्नेंट वीमेंस होती है, तो उनको कई तरीके की वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है, जिससे कि आगे चलकर उनको कोई डिजीज़ ना हो, जच्चा बच्चा दोनों खुश रहे। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत यहाँ पे ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रही है, ठीक है। सरकार के द्वारा 1985 में ही ये लाया गया है, तो काफ़ी पहले लाया गया। इस प्रोग्राम के तहत आप देखो कि 12 डिजीज़ के लिए वैक्सीन दी जाती है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थेरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है, पोलियो है, मिसल्स है, हेपेटाइटिस बी है, डायरिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, रूबेला, ये सारे डिजीज़ है, ठीक है। यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में। तो आप समझ सकते हो कि हमारे देश में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसी प्रोग्राम आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका टारगेट है कि 2.9 करोड़ तक प्रेग्नेंट वीमेन और 2.67 करोड़ तक न्यू बॉर्न चाइल्ड जो है उनको यहाँ पे वैक्सीनेट करनी है। फिर आता है मिशन इंद्रधनुष। इससे रिलेटेड आपको यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिला ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिशन इंद्रधनुष, वो भी दिसंबर 2014 में, जिसमें इम्यूनाइजेशन कवरेज पे ध्यान दिया जा रहा है, जो बच्चे हैं और प्रेग्नेंट वुमेन है हमारे देश में, तो इसको ध्यान देनी है। नेचर ऑफ इंटरवेंशन है, इंटेंसिफाइड यहाँ पे मिशन इंद्रधनुष है। फिर आगे चल के इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 आया है, जिसमें आपको प्रगति देखने को मिलेगा। प्रगति एक स्पेशल इनिशिएटिव है, इट मीन्स की प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है। कोई भी प्रोग्राम को टाइमली इंप्लीमेंट करना है, और यहाँ पे टारगेट है कि डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरी तरीके से 70% या फिर इससे कम अगर कवरेज है तो उन पे ध्यान देनी है। फिर 3.0 भी आया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। इसका एम है कि एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, इट मीन्स कि वैसे लोगों तक वैक्सीन पहुँचाना है जो लोग को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। बर्थ डोज वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको कई तरीके की वैक्सीनेशन टीकाकरण लगते हैं, जिससे कि आगे चल के उनको कोई डिजीज़ ना हो, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। एंड फाइनली कोविड-19 वैक्सीनेशन, तो किन किन की यहाँ पे डबल डोज हो चुके हैं, तो बहुत चैप्स कंप्लीटेड है आपकी, तो बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के कारण कई बार ऐसा हुआ है कि कई सारे लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक ही मात्र उपाय बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने से क्या होगा कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होगी। तो एक यूनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया, जिसे हम लोग कोविन कह रहे हैं। कोविन के थ्रू क्या था कि रजिस्ट्रेशन करानी थी, आपको अपना टाइम मिलेगा और डेट मिलता है, उसी दिन आपको जाकर वैक्सीनेशन लेनी थी। तो कोविड-19 और डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विस के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो आपको पता है कि 100 करोड़ जो है वैक्सीनेशन कवर हो चुकी है हमारे देश में। तो उसी के बारे में यहाँ पे तो नहीं बताया जा रहा, बट मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ, वैक्सीनेशन हमारे देश में अच्छे से चल रही है। 10 मंथ्स में से कम में भी हम लोग 100 करोड़ तक की जो वैक्सीनेशन है वो दे चुके हैं। तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के कारण भी आप लोग देखो कि काफ़ी परेशानियाँ हुई, लेकिन फिर भी इन सारे चैलेंजेस को हम लोग ओवरकम करते हुए हमारी जो यहाँ पे वैक्सीनेशन जो मुहिम है उसको हम लोग आगे चलाएं। ये एक छोटी सी यहाँ पे आर्टिकल है लॉकडाउन डायरी को लेकर। तो यहाँ पे ऑथर अपनी स्टोरी बता रहे हैं। तो ये ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर किसी की लॉकडाउन में एक अलग स्टोरी रही है, आपकी भी कहीं ना कहीं स्टोरी होगी, तो इसको पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। एक भारत श्रेष्ठ भारत है, इसका एम है कि हमारे यहाँ जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में, जो डिफरेंट स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, उनको यहाँ पे प्रमोट करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेकर आना है। तो इंडिया में आप देखो कि एक यूनिक नेशन है, जहाँ पे आपको डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को एक यूनिटी के साथ हम लोग को लेके चलना है। टाइम एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये भी एक ऐसी है जिससे कि हम लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करने लगे हैं, लोग जो है एक दूसरे से जुड़ने लगे हैं टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। ये हमारी कल्चर के बारे में बताया जा रही है। तो मिशन क्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत का, कि हमें सेलिब्रेट करना है, यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हम लोग सेलिब्रेट करें, प्रमोट करें। इट मीन्स कि नेशनल इंटीग्रेशन की जो स्पिरिट है वो हमारे अंदर से होनी चाहिए। शोकेश है, हमारे यहाँ इतनी रिच हेरिटेज है, कल्चर है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, तो इसको हम लोग शो भी करें और इस्टेब्लिश करें। जो लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट है, क्रिएट करना है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे हम लोग लर्निंग को, यानी कि एक शहर दूसरे शहर से और एक शहर के रहने वाले लोग दूसरे शहर से सीख सकें। कल्चर डाइवर्सिटी एक जॉय है। इट मीन्स कि आप लोग देखते हो कि दूसरे राज्य में अगर आप लोग जाते हो तो आपको सब कुछ अलग देखने को मिलता है, लोगों की लैंग्वेज, लोगों का पहनावा, लोगों की क्विज़िन, लोगों का रहना सहना, सब कुछ अलग होता है। तो उस चीज़ों को आप इंजॉय करो, सीखो, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा।
फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मशीन इंसान की तरह काम करने लगती है, ठीक है। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में हर एक फील्ड में इस्तेमाल हो रहा है। जो आप लोग चिट्टी को देखे थे रोबोट में, बस उसी की बात की जाती है। एलेक्सा है आज की डेट में, ये सब है, सीरी है, एलेक्सा है। हेल्थ केयर है, इट मीन्स कि आप देखो कि जो स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हर एक दिन आपका बढ़ता ही जा रहा है। इसको हेल्थ केयर में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एजुकेशन में इस्तेमाल हो रहा है और साथ ही साथ एयरलाइंस इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप लोग को अगर यहाँ पे इसको करना चाहते हैं तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, देख सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मैगजीन्स, ओके। यहाँ पे हमारा ये मैगजीन कंप्लीट होती है। एक बार ये टाइटल, कैटेगरी और अवार्ड पोजीशन आप लोग देख लो। अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आपको लगता है कि पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ओके। सो आज के लिए गाइज बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगी हो योजना मैगज़ीन की, क्योंकि ये पूरी एक ही लेसन में मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आई होप कि आपको ये अच्छी लगी हो और हर एक मंथ की योजना मैगज़ीन ज़रूर पढ़िए और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है उसको नोट डाउन ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये सरकार की मैगज़ीन है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा अपने प्रीलिम्स में भी, मेंस आंसर राइटिंग में भी, एज वेल एज़ योर इंटरव्यू में भी। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। जो विज़न है इसकी करंट अफेयर्स मैगज़ीन चल रही है वो वैसे ही चलते रहेगी। तो आपको अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।